एवरीवन आज के इस वीडियो में हम कॉर्पोरेट वैल्यूएशन के जो लॉन्ग क्वेश्चंस है वो सारे हम डिस्कस करेंगे। टोटल 6 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जैसे कि वैल्यू ऑफ द फर्म की जो बड़ी बड़ी क्वेश्चंस है ना, जहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर, नेट ऑफ डेप्रिसिएशन वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में हमें थोड़ा सा डर लगता है। तो मैंने फटाफट से रिवाइज करा है ताकि एग्जाम में आपको समझ में भी सब कुछ आ जाएगा और एग्जाम में आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो। तो इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक में आपको इसका नंबरिंग मिलेगा। एंड ये क्वेश्चन बैंक का जो एक्सट्रैक्ट है जिसमें ये सारे क्वेश्चंस होंगे, ये एक्सट्रैक्ट हम टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देंगे, जहां पर आप उस टेलीग्राम चैनल पे आप वो पीडीएफ अब उसको रेफर कर सकते हो। तो टोटल 6 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जहां पर प्री स्ट्रेटेजी पोस्ट स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन भी एक है, वो भी डिस्कस करेंगे। इक्विटी से रिलेटेड एक आपका वैल्यू ऑफ द इक्विटी या फ्री कैश फ्लो फॉर द इक्विटी निकालते हैं हम यहाँ पर, और फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म, और एक इनकरेक्ट वैल्यूएशन का क्वेश्चन है। तो टोटल ये सारे क्वेश्चन हम अभी डिस्कस करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे हमारे जो मैथ्स है और क्वेश्चन बैंक से हमारे, और स्टडी मटेरियल में भी ये आपको कॉर्पोरेट वैल्यूएशन चैप्टर में टीवाई के टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 7 मिल जाएगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्स वाई जेड विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट ए हायर रेट फॉर 4 ईयर्स, यानी पहले 4 साल तक ये हायर रेट पे ग्रो करेगा एंड फिर बाद में ये स्टेबल हो जाएगा। हमें ये बेस ईयर यानी ये जीरो ईयर का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ये सारा जीरो ईयर का इन्फॉर्मेशन दिया, और जीरो ईयर में क्या रेवेन्यू हुआ, क्या ईबीआईटी है, क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्चा किया। कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्चा का मतलब होता है मशीन्स वगैरह में खर्चा करना, कैपिटल एक्सपेंडिचर मशीन्स वगैरह पे खर्चा करना। डेप्रिसिएशन 200 करोड़ है ना। इन्फॉर्मेशन फॉर हाई ग्रोथ एंड स्टेबल ग्रोथ दिया हुआ है। देखिए हाई ग्रोथ कितने साल चलेगा, मैंने बताया था ना 4 ईयर्स। 4 ईयर्स पहले 4 साल हाई ग्रोथ पीरियड रहेगा, फिर 5वें साल एंड सो ऑन से आपका स्टेबल ग्रोथ हो जाएगा, 10% पे स्टेबिलिटी आ जाएगा। और देखिए हाई ग्रोथ में क्या बताया, हाई ग्रोथ पीरियड में ग्रोथ क्या होगा, रेवेन्यू और ईबीआईटी में 20% का ग्रोथ होगा। अब देखिए मेरी बात सुनिए, हम जो सेल्स करते हैं वो रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू में हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह माइनस करते हैं, डेप्रीशिएशन वगैरह माइनस करते हैं, तब जाके हमारा ईबीआईटी आता है। फिर ईबीआईटी में हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट माइनस करते हैं, फिर टैक्स माइनस करते हैं, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। बट ध्यान से सुनिएगा, हम निकाल रहे वैल्यू ऑफ द फर्म, यानी यहाँ पर डेट और इक्विटी दोनों को मिला के एंटायर, यानी हम वैल्यू ऑफ इक्विटी नहीं निकाल रहे, यहाँ पर हम एंटायर फर्म का वैल्यू निकाल रहे हैं। और एंटायर फर्म का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर हम डेट और इक्विटी दोनों को मिला के फर्म का वैल्यू निकालेंगे, और इसलिए हम यहाँ पर पता है इंटरेस्ट का खर्चा माइनस नहीं करेंगे हम। और हम पेट नहीं निकालते, हम निकालते हैं नॉपेट। हम क्या निकालते हैं, नॉपेट निकालते हैं। और नॉपेट का मतलब पता है क्या होता है, पेट प्लस डिवेंचर इंटरेस्ट, जो भी डेट इंटरेस्ट होता है वो डेट का इंटरेस्ट मिला के। देखिए नॉपेट का मतलब होता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब ये होता है जिसमें आपने अभी तक फाइनेंस चार्ज माइनस नहीं किए, और आफ्टर टैक्स यानी इनमें हम टैक्स दे देंगे, यानी हम देखेंगे पूरा का पूरा अपने कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया। मान लो फाइनेंस था ही नहीं, मान लो आपका इंटरेस्ट डेट फंड है ही नहीं, अगर आपका डेट फंड होता ही नहीं तो कंपनी कितना कमा रहा है, और टैक्स देने के बाद तो हम इसलिए नॉपेट निकालते हैं। अब ये हमेशा ध्यान में रखिएगा यहाँ पर। तो चलिए अभी यहाँ पर आप देखिए इन्होंने क्या कहा कि ग्रोथ एंड ईबीआईटी, ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड ईबीआईटी 20% होगा। मतलब देखिए रेवेन्यू भी 20% से बढ़ेगा हर साल, और ईबीआईटी भी 20% से बढ़ेगा हर साल। तो इसका मतलब क्या, इनके बीच के जो खर्चे वो भी 20% से बढ़ेंगे। देखिए ना, रेवेन्यू 2000 है, अगर रेवेन्यू 2400 होगा, 20% से बढ़ेगा, तो ईबीएटी भी 20% से बढ़ेगा, इन्होंने बताया। तो रेशियो तो दोनों का सेम है, ईबीएटी भी 20% से बढ़ने का मतलब क्या, मतलब जितना सेल बढ़ेगा उतना ही खर्चा भी उसी रेशियो से बढ़ेगा, इसलिए ईबीएटी भी उसी रेशियो से ही आपका बढ़ रहा है। जैसे मैंने कहा ना, रेवेन्यू माइनस सीओजीएस माइनस करते, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे, माइनस डेप्रीशिएशन करेंगे, तब जाके आपका ईबीएटी आएगा। अब मैं कह रहा हूं कि रेवेन्यू अगर आपका 20% से हाइक करेगा और ईबीएटी में सेम 20% से हाइक करेगा, तो डेट मीन्स व्हाट, ये सारे भी तो 20% से ही हाइक करेंगे। ये मुझे आपको समझाना था। चलिए तो हमें समझ में आया कि सीओजीएस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, ये सारे 20% से हाइक करेंगे, तब जाके रेवेन्यू अगर 20% से हाइक कर रहा है तो ईबीएटी, यानी दोनों का रेशियो तभी सेम होने वाला है, अदरवाइज सेम नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर आगे जाके ये लाइन बहुत काम का है, ये हम आगे ध्यान देंगे, ये आगे ध्यान देंगे। बट इससे पहले मैं आपको बता दूं हम क्या करेंगे, हम पहले 4 साल का डेटा देखेंगे। पहले 4 साल का डेटा जो है हाई ग्रोथ का, ये वाला डेटा हमारा। तो पहले 4 साल आपका क्या होगा, रेवेन्यू 20% से बढ़ेगा, ईबीआईटी भी 20% से बढ़ेगा। तो देखिए मैंने रेवेन्यू, मेरा पहले का बेस ईयर रेवेन्यू कितना है, 2000 करोड़ है, और फर्स्ट ईयर में फिर रेवेन्यू कितना होगा, 2000 प्लस है 20%, यानी 2400 का रेवेन्यू होगा, है ना, क्योंकि 20% से रेवेन्यू बढ़ जाएगा आपका, 2400 होगा। तो सेम वैसे ईबीआईटी भी, हमें बीच का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह लिखना नहीं, क्योंकि डेटा दिया हुआ भी नहीं है, हम सीधा ईबीआईटी लिखेंगे। तो ईबीआईटी भी क्या होगा, 300 की जगह 360 हो जाएगा, यानी ईबीआईटी भी 20% से बढ़ रहा है ना।
और रेवेन्यू भी 20% से बढ़ रहा है, ईबीआईटी भी 20% से बढ़ रहा है। तो देखिए अब ईबीआईटी 360 है, अब ईबीआईटी में हम क्या करेंगे पता, सीधा टैक्स दे देंगे। हम इंटरेस्ट का खर्चा माइनस नहीं करेंगे, हम फर्म का वैल्यू निकाल रहे हैं, हम सीधा इसमें टैक्स पेमेंट करेंगे। तो 360 में अब 30% का टैक्स पे करोगे, 30 60 90 108 का आप टैक्स पे करोगे। 360 में अब 108 30% का टैक्स पेमेंट करोगे तो आपका आएगा नॉपेट, नॉपेट आएगा 252। और ये नॉपेट क्या पता है, ये हो गया पेट प्लस इंटरेस्ट, नेट ऑफ टैक्स होगा। ध्यान रखिए नेट ऑफ टैक्स, दोनों में हमने टैक्स दे दिया। यानी क्या हमने इंटरेस्ट में भी टैक्स दे दिया, हाँ इसमें दोनों की कमाई है, ईबीआईटी में दोनों की कमाई है, इसमें हमने पेट वालों का भी जो आपके इक्विटी होल्डर है उनका भी हमने टैक्स दे दिया, और जो डेट होल्डर है उनसे भी तो गवर्नमेंट सरकार टैक्स लेती है ना, पर हमने उनके नाम का टैक्स भी हम नहीं दिया, आप समझिए। तो हमने नॉपेट निकाली यहाँ पर, इसलिए पूरा का पूरा एंटायर 360 में हम टैक्स का पेमेंट कर देते हैं। नॉपेट आ गया हमारा। अब मेरी बात सुनिए जरा, इसके अंदर एक डेप्रिसिएशन का भी खर्चा आया होगा, रेवेन्यू में सीओजीएस माइनस किया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किया, डेप्रिसिएशन भी तो माइनस करोगे तब जाके ईबीआईटी आएगा, क्योंकि ईबीआईटी में डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका रहता है। बट अब बताइए डेप्रिसिएशन का खर्चा तो आपके कैश को अफेक्ट नहीं करते, ऑब्वियसली बात है। डेप्रिसिएशन से हम बेसिकली यहाँ पर हर साल का कैश फ्लो निकालेंगे, फर्म का वैल्यू कैश फ्लो बेसिस से निकालेंगे। हम ये देखेंगे एंड में हमारा क्या कैश फ्लो बचता है। तो आप ये समझिए अगर एंड में हमें कैश फ्लो ही निकालना है तो आप मुझे बताइए डेप्रिसिएशन से क्या खर्चा होता है, कैश का जाना होता है, नहीं होता है। इसलिए हम डेप्रिसिएशन ऐड बैक करते हैं, क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन ऐड बैक करेंगे हम यहाँ पर, ये आप ध्यान से सुनिएगा। तो आप बताओ डेप्रिसिएशन कितना ऐड बैक होगा। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था कि रेवेन्यू और ईबीआईटी के बीच के, रेवेन्यू और ईबीआईटी के बीच के जितने सारे 20% से हाइक करेंगे, मैंने कहा ना, तभी तो अगर रेवेन्यू 20% से हाइक कर रहा है तो ईबीआईटी भी 20% से हाइक कर रहा है, मतलब इसके बीच के सारे आइटम 20% से हाइक करेंगे। तो आप देखिए पहले डेप्रिसिएशन कितना था, जीरोथ ईयर में डेप्रिसिएशन 200 करोड़ था, यानी ये आगे जाके 20% से ये भी हाइक करेगा। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ होगा, हमें नहीं पता डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ है ना, लेकिन डेप्रिसिएशन यहाँ जरूर माइनस हुआ है, और वो जो माइनस हुआ डेप्रिसिएशन उसे ऐड बैक करेंगे। तो डेप्रिसिएशन ऐड बैक कितना करेंगे हम, 200 का 20%, यानी 240 करोड़ हम डेप्रिसिएशन यहाँ पर ऐड बैक कर देंगे। तो मैंने डेप्रिसिएशन ऐड बैक किया, मेरा कैश फ्लो आ गया इतना। अब ऑब्वियस सी बात है कंपनी क्या करती है, खर्चा करती है। कंपनी जो डेप्रिसिएशन का पैसा होता है, टू द एक्सटेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो हमेशा कंपनी मशीन और खरीद लेती है, क्योंकि सोचिए ना अगर डेप्रिसिएशन का जो खर्चा इन्होंने दिखाया, अगर वो मशीन खरीदेंगे तो 4-5 साल के बाद कंपनी के पास मशीन ही नहीं रहेगा। मान लीजिए मैंने 500 करोड़ रुपए देके एक मशीन खरीदा, उसकी लाइफ 5 इयर्स की है, मैंने हर साल 100 करोड़ का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, और मैंने उस पैसे से फिर मशीन खरीदा नहीं, या फिर मशीन के लिए पैसे इकट्ठे नहीं किए, तो 5 साल के बाद तो मेरे पास है ही नहीं पैसे फिर। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो डेप्रिसिएशन का पैसा रहता है उससे हम मशीन खरीद लेते हैं, तो वो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा करते हैं। तो ये 240 करोड़ तो हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा होगा ही होगा। लेकिन ग्रोथ पीरियड में हम पता है हम ज्यादा और ज्यादा मशीन खरीदते हैं, ज्यादा खर्चा करते हैं ताकि हम ज्यादा कमा सके। और इन्होंने कह भी दिया, देखिए ग्रोथ इन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेप्रिसिएशन 20% है। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर नेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है ये आपका 20% से हाइक करेगा। मतलब देखिए हमारा बेस ईयर में, जीरोथ ईयर की अगर मैं बात करूं, जीरोथ ईयर में डेप्रिसिएशन 200 करोड़ का हुआ था, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर 280 करोड़ किया। मतलब क्या है इसका मतलब ये कि 200 करोड़ जो डेप्रिसिएशन का पैसा है वो तो मशीन पे खर्चा करेंगे, साथ में एडिशनल हम 80 करोड़ रुपीस भी मशीन में खर्चा करेंगे, साथ में एडिशनल हम 80 करोड़ रुपीस भी मशीन में खर्चा करेंगे। और इन्होंने कहा कि आपका ग्रोथ जो है ना वो 20% हो रहा है, तो मतलब आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी ग्रोथ होगा, कितने का, 20% का होगा। तो मतलब कहने का मतलब ये कि हमने एडिशनली हमने 80 करोड़ रुपीस का खर्चा किया, अपार्ट फ्रॉम डेप्रिसिएशन का पैसा से तो मशीन खरीदी जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, उसके अलावा एडिशनली हमने 80 करोड़ रुपीस खर्चा किया था, एडिशनली कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था मशीन खरीदने के लिए जीरोथ ईयर पे। तो ये जो है ये भी 20% से आगे ग्रो करेगा। तो यहां पर हम कितना खर्चा करेंगे, आगे जाके 96 करोड़ हम एडिशनली खर्चा करेंगे। तो आप यहां पर देखिए, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम 240 करोड़ जो ये है, ये जो 240 करोड़ है ये तो हम खर्चा करेंगे मशीन खरीदने पर, इसके अलावा एडिशनली भी हम खर्चा करेंगे। जीरोथ ईयर में 80 करोड़ किया था, अभी 96 करोड़ कर रहे हैं। और या फिर आप चाहते तो डायरेक्टली भी ले सकते थे। आपको पता है क्या, आप कहते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर 280 करोड़ है, 280 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बार 20% से ग्रो करेगा, यानी 280 प्लस 20% आप करोगे 336 आएगा। तो यहां पर तो संभाल लोगे, पर आगे जाके क्वेश्चन में दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं हमेशा सेपरेट ही रखिए।
सेपरेट मतलब ये देखिए, ऐसे भी आप देखिए ना, डेप्रीशिएशन 200 करोड़ का था, आपने खर्चा 200 करोड़ किया था, इस पे भी 20% हाइक है, और ये 80 की जगह 96 लिया, इस पे भी 20% का हाइक है, तो दोनों में तो 20% का हाइक मैंने रखा है। बस मैं इसे अलग अलग जुदा करके दिखाना चाहता हूं, मैं बस इतना कहना चाहता हूं। तो वापस से रिपीट करो, डेप्रीशिएशन मेरा 240 करोड़ का एडबैक मैंने किया, कैसे किया, क्योंकि 200 करोड़ का डेप्रीशिएशन जीरो ईयर में खर्चा था, तो इस बार 240 करोड़ का डेप्रीशिएशन माइनस हुआ होगा, तो ये डेप्रीशिएशन माइनस हुआ होगा, इसलिए मैंने ऐड किया। अब बाद में मैं डेप्रीशिएशन का पैसा जो है, ये तो मेरे कैश फ्लो के अंदर है ना, ये डेप्रीशिएशन का पैसा मैं खर्चा करूंगा मशीन्स खरीदने पर, इसके अलावा एडिशनली भी मैं खर्चा करूंगा। तो जो एडिशनली मैंने बेस ईयर पे 80 करोड़ किया था, अभी मैं 20% बढ़ा के 96 करोड़ खर्चा करूंगा। तो समझ में आया? जी हाँ, समझ में आया। तो यहां पर ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए, आपका वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी यहां पर क्वेश्चन ने बता दिया कि वर्किंग कैपिटल इज 25% ऑफ रेवेन्यू। ध्यान से सुनिएगा, रेवेन्यू का 25% मतलब वर्किंग कैपिटल बेसिकली आपका स्टॉक वगैरह ये सब में पैसा फंसता है, और आपका क्रेडिट सेल वगैरह में पैसा फंसता है ना। तो यहां पर हम बेसिकली क्वेश्चन सारे करेंगे तब हम क्रेडिट सेल ही से एज्यूम करेंगे। तो देखिए 25% रेवेन्यू का 25% आपका वर्किंग कैपिटल में पैसा फंसता है, यानी देखा जाए 3 मंथ्स का क्रेडिट सेल देते हो, क्योंकि 100% पूरा साल भर होता है, तो 25% क्या होगा, 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स का आपका सेल का पैसा फंसता है। अब मेरी बात सुनिए, आपका ऑलरेडी 2000 करोड़ का रेवेन्यू तो जीरो ईयर में आया था, तो इसका तो आपने ऑलरेडी वर्किंग कैपिटल मेंटेन किया हुआ हो गई। जो पहले से आपका सेल चलते आ रहा है उस पर तो आपका वर्किंग कैपिटल मेंटेन हो ही रहा होगा। जो एडिशनली आपका सेल बढ़ेगा उस पर आपको एडिशनल वर्किंग कैपिटल का पैसा लाना पड़ेगा। जैसे आप देखिए, अब आपका सेल कितना हो गया, पहले आपका 2000 करोड़ का सेल था जीरो ईयर में, इस बार 2400 का सेल हुआ, तो यानी आपका 400 से सेल इंक्रीज हुआ है। और अगर 400 से सेल इंक्रीज होगा तो इस पे 25% आपका पैसा और ब्लॉक होगा। पहले का पे तो पैसा ब्लॉक हुआ हुआ है, पहले का हुआ हुआ है, एडिशनली 400 करोड़ पे और 25% का पैसा आपका ब्लॉक हो जाएगा, यानी 100 करोड़ का आपका वर्किंग कैपिटल चेंजेस आएगा। और आप एग्जाम पर्पस के लिए ये ध्यान में रखिएगा कि जो भी आपका सेल का फिगर है, एडिशनल जितना सेल इंक्रीज हुआ है उसका 25% आप वर्किंग कैपिटल चेंजेस दिखाओगे। तो एक बार फर्स्ट ईयर से सेटिस्फाई हो जाओगे तो बाकी सारा तो अपने आप ही कर लोगे। यहाँ पर तो मैं फिर से रिपीट करूं, रेवेन्यू 20% से बढ़ा, 2400 हो गया, इससे मैंने ईबीआईटी निकाला, ईबीआईटी भी सेम 300 की जगह 360 करोड़ हो गया आपका ईबीआईटी। और फिर नॉपेट हमारा निकल गया। नॉपेट में हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन एड बैक करते हैं, है ना, क्योंकि ये कैश नॉन कैश आइटम है, हम एडबैक करेंगे, फिर बाद में हम डेप्रिसिएशन का जो भी पैसा खर्चा कर देंगे मशीन खरीदने पे, इसके अलावा एडिशनली भी हम खर्चा कर रहे हैं ताकि हमारा ज़्यादा ग्रोथ हो, हाई ग्रोथ हो, हम और खर्चा कर रहे हैं, फिर वर्किंग कैपिटल का हम खर्चा कर रहे हैं, हमारा फ्री कैश फ्लो आ जा रहा है। ये जो हमारा है ना, ये फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म हमारा आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हम चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि हमें पता है कि डेप्रिसिएशन का पैसा से तो मशीन खरीदना है, तो डेप्रिसिएशन एड बैक यहाँ पर भी ना करें और यहाँ पर भी ना करें, और इसकी जगह पे सिर्फ और सिर्फ आपका 96 ही हम दिखा सकते हैं, कर सकते हैं ऐसा। हम डेप्रिसिएशन नहीं ऐड करेंगे और नहीं मशीन का माइनस करेंगे, मतलब मान लेंगे डेप्रिसिएशन का पैसा से मशीन खरीद लिया और एडिशनली जितना आपको खर्चा करना उतना कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम दिखा सकते हो। तो ये आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, बट जरूरत नहीं है। चलो, और ऐसे करके आपने निकाल लिया। अब सेकेंड ईयर में भी सेम, सेल आपका 480 से बढ़ जाएगा, 20% से सेल आपका बढ़ेगा, ईबीआईटी पे 20% से बढ़ेगा, 360 का 20% प्लस कीजिए, ये आ जाएगा। नॉपेट हमारा आ गया। अब डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली बात है, डेप्रिसिएशन भी तो 20% से बढ़ रहा है, तो 240 पे 20% लगा दीजिए, 288 डेप्रिसिएशन एड बैक करोगे। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करोगे, ये 288 का तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे, इसके अलावा पहले आपने 96 किया था, इसका 20% बढ़ा के 96 का 20% बढ़ा दीजिए, 1.20, यानी 115.2 आप और मशीन पे एक्स्ट्रा खर्चा करोगे। हाई ग्रोथ पीरियड में तो आप 20% से ग्रो होगा ना सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी, तो अब इतना खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे करोगे। वर्किंग कैपिटल चेंजेस, आपका सेल कितना बढ़ा, सेल आपका 480 करोड़ से आपका सेल बढ़ रहा है, इसका 25% कितना होता है, 120, इतना से आपका वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी होगा आपका। तो ऐसे करके थर्ड ईयर में भी वही, सेल हमने बढ़ाया, ईबीआईटी हमने बढ़ाया, और डेप्रिसिएशन जो एड बैक किया इसका 20% में, क्योंकि डेप्रिसिएशन सेल और ईबीआईटी अगर 20% से बढ़ रहे तो उसके बीच के आइटम डेप्रिसिएशन भी 20% से बढ़ा, तो यहाँ पर भी 20% हाइक है। और फिर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना तो करेंगे ही, इसके अलावा इसका 20% ये भी करेंगे, ये खर्चा किया। वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी आपका बढ़ेगा, सेल जितना बढ़ा उससे। सेम वैसे फोर्थ ईयर तक ऐसा ही करेंगे, फोर्थ ईयर में भी ये सेम कहानी ही करने वाले हम। अब देखिए, फोर्थ ईयर के बाद फिफ्थ ईयर में ऐसा नहीं है, फिफ्थ ईयर में स्टेबल ग्रोथ हो रहा है 10% का। और यहां पर ये लाइन क्या कहना चाहता है, सुनिए,
ये लाइन क्या कहना चाहता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर ऑफसेट बाय डेप्रिसिएशन। इसका मतलब ये होता है कि जितना आपका डेप्रिसिएशन है ना, उतना ही आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे, अलग से नहीं करोगे आप। यहां पर तो बोला आप अलग से और जो आपका एडिशनल है वो भी करोगे 20% हाइक के साथ, पर जब कभी भी ये वर्ड लिखा हुआ है ऑफसेट, ऑफसेट लिखा हुआ, आपने जीएसटी में वर्ड देखा होगा ऑफसेट, जब कभी भी ऑफसेट वर्ड लिखा हुआ रहेगा मतलब जितना डेप्रिसिएशन का खर्चा है उतना ही मशीन में आप खर्चा करोगे, उससे ज्यादा नहीं करोगे। और बाकी आपका ग्रोथ जो है रेवेन्यू और ईबीएटी में ग्रोथ कितने का हो रहा है, 10% का हो रहा है। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, रेवेन्यू और ईबीएटी में 10% का ग्रोथ हो रहा है, यानी रेवेन्यू और ईबीएटी के बीच के जितने आइटम्स है वो भी 10% से ग्रो करेंगे, यानी डेप्रिसिएशन भी तो उसके बीच का ही है, रेवेन्यू और ईबीएटी के बीच का डेप्रिसिएशन है, वो भी 10% से ग्रो करेगा। ये हमें समझ में आया। तो चलिए अभी हम फिफ्थ ईयर पे देखते हैं। फिफ्थ ईयर पे आप देखिए 4147.2 आपका सेल था, ये 10% से ग्रो करेगा इस बार ये कितने से करेगा, 10% से ग्रो करेगा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा 10% से हाइक कर रहा है इस बार। सेम ईबीआईटी भी 10% से हाइक करेगा आपका, है ना। तो 622.08 है, प्लस 10% करोगे तो ये आपका आ जाएगा। तो आपका आ चुका कितना, नौपेट आ गया। अब एड बैक डेप्रिसिएशन एड बैक करोगे तो ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैंने कहा रेवेन्यू और ईबीआईटी के बीच के सारे आइटम्स 10% से ग्रो करेंगे, तो ये भी 10% से ही ग्रो करेगा ना। तो यहां पर अब देखिए 414.72 आपका पिछले साल डेप्रिसिएशन था, तो इस बार आपका इस पे प्लस 10% कर दीजिए, 414.72 प्लस 10%। फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि रेवेन्यू और ईबीआईटी 10% से ग्रो कर रहा है और डेप्रिसिएशन उसी के बीच का है, तो वो भी 10% से ग्रो करेगा। पिछले साल आपका डेप्रिसिएशन इतना था, तो इस साल आपका डेप्रिसिएशन इतना है। हमने ऑलरेडी माइनस कर रखा होगा बीच में, है ना, रेवेन्यू और ईबीआईटी के बीच में माइनस कर रखा हो, तो अभी हम एड बैक कर रहे हैं, इसलिए हम एड बैक कर, ये आप ध्यान से सुनिएगा, यहां पर आपने डेप्रिसिएशन माइनस कर रखा है, ये आप समझिए, तभी आपका ईबीआईटी है, और इसीलिए हम यहां पर क्या कर रहे हैं, ऐड बैक कर रहे हैं। हमने ये ऐड बैक कर दिया, हमारा कैश फ्लो आ गया। अब हम क्या करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना करेंगे, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, क्योंकि यहां पर ऑफसेट हो रहा है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम सिर्फ 456.19 ही करेंगे, इतना ही हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने कर दिया, तो यानी देखिए यहां पर जितना डेप्रिसिएशन हो रहा है उतना ही कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं करे। पर यहां पर तो एक्स्ट्रा भी कर रहे थे ना, यहां पर एक्स्ट्रा नहीं कर रहे, ये हमने कर दिया क्योंकि ऑफसेट हो रहा है बाय डेप्रिसिएशन। फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जितना से सेल बढ़ेगा उसका 25%, तो 414.72 से सेल बढ़ रहा है, इसका 25%, यानी इतना वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया आपका। सेल अगर नहीं बढ़ा तो वर्किंग कैपिटल में भी चेंज नहीं आया, सेल बढ़ेगा तो ही वर्किंग कैपिटल में चेंज आएगा। तो देखिए अब ये सिलसिला तो मेरा आगे जिंदगी भर चलेगा, फिफ्थ ईयर का सिलसिला, सिक्स्थ ईयर, सेवंथ ईयर, एट्थ ईयर, हमेशा जिंदगी भर चलेगा 10% ग्रो के साथ, 10% ग्रो के साथ, क्योंकि स्टेबल पीरियड है जहां पर 10% से हमेशा ग्रो करेगा। तो जैसे मैं प्राइस निकालता था, सिक्योरिटी वैल्यूएशन का वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है 3.5 घंटे का, जहां पर 50 क्वेश्चन से भी ज्यादा हमने क्वेश्चन किया, 50+ क्वेश्चन हमने किया वहां पर, और वहां पर मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था प्राइस इक्वल D1 बाय आर ई माइनस जी जैसे निकालते हैं, वैसे यहाँ पर हम वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकालेंगे। कैश फ्लो, जो भी आपका फ्री कैश फ्लो आएगा ये वाला, इसको हम क्या करेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आरई नहीं लेंगे हम यहाँ पर, आरई तो सिर्फ इक्विटी के लिए होता है, पर ये तो फर्म है ना, तो फर्म के लिए इक्विटी और डेट दोनों का मिला के कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस ग्रोथ हो जाएगा। तो ये हमें पता नहीं, अभी तक 12% के बारे में मैंने बात किया नहीं, मुझे पता है ये मेरा फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म फिफ्थ ईयर का है, और मैं फिफ्थ ईयर एंड सो ऑन को एक साथ खींचने के लिए मैं कैपिटलाइजेशन रेट से कैपिटलाइज करूंगा, माइनस ग्रोथ रेट को माइनस करूंगा, ये हमें आता है। और ये जैसे D1 बाय आर ई माइनस जी जैसे ये, जैसे हम फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म ईयर 1 बाई वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस ग्रोथ लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं यहाँ पर। तो ये करने पर देखिए ये आपका फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म 5 ईयर का है ना, तो आपका वैल्यू कहां पर आके रुकेगा, फोर्थ ईयर में आके रुकेगा, आपका फर्म का यानी प्राइस है फोर्थ ईयर में आके रुकेगा, ये हमें पता चला। अभी हमें 12% निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पर इन्होंने डेटा दिया हुआ है, यहां पर इन्होंने मैं बता दिया, आरएफ दे दिया 10%, बीटा दे दिया 1.15 और मार्केट रिस्क प्रीमियम दे दिया 6%। तो इससे तो इक्विटी का आएगा, इससे इक्विटी का रिक्वायर रेट आएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, आरएफ प्लस आरए माइनस आरएफ इंटू बीटा से हम इक्विटी का निकालते। और डेट का इन्होंने दिया हुआ है, प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट दिया हुआ है, आपको याद है मैंने टैक्स ऑलरेडी इंटरेस्ट वालों का भी दे दिया था, याद होगा आपको, मैंने टैक्स ऑलरेडी इंटरेस्ट वालों का भी दे दिया था, क्योंकि ईबीएटी में सीधा हमने टैक्स लगाया था, तो ऑलरेडी हमने इंटरेस्ट वालों का, डेट वालों का टैक्स दे दिया। तो हमेशा हम क्या करते हैं पता है, इसको पोस्ट टैक्स लेते हैं। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट ऑफ डेट हमेशा आप क्या करोगे, पोस्ट टैक्स लोगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी उनका इंटरेस्ट का खर्चा टैक्स गवर्नमेंट को दे दिया। तो 13% में आप 30% हटाओगे तो कितना आएगा, 9.1% आएगा, और 12.86 का भी 30% हटाओगे, ये भी आएगा 9.002 है, तो 9% आप ले सकते हो यहाँ पर। चलिए तो ये हमने करा। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हाई ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ तो हाई ग्रोथ में आरएफ दिया हुआ है
आर एम माइनस आर एफ, ये 6% आर एम माइनस आर एफ होगा क्योंकि मार्केट रिस्क प्रीमियम बताया, तो ये आर एम माइनस आर एफ है, इंटू बीटा हमने कर दिया, ये तो आता ही है आपको, तो आपने आर ही निकाल लिया। कॉस्ट ऑफ डेट आपने 9.1% ये रहा निकाला है हमने आफ्टर टैक्स वाला। और अब हम क्या कहेंगे, इन्होंने कह दिया है कि हाई ग्रोथ पीरियड में डेट इक्विटी रेशियो जो रहेगा 1:1, यानी डेट अगर 1 रुपया रहेगा तो इक्विटी भी 1 रुपया रहेगा, यानी आपका वेट्स क्या होगा 50-50, है ना। तो इस पे 50% लगाएंगे, इस पे 50% लगाएंगे, हमारा आ जाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये जो 13% आया ना, ये हाई ग्रोथ का आया हमारा, यानी पहला 4 साल का आया हमारा। हमें स्टेबल ग्रोथ का भी चाहिए, तो स्टेबल ग्रोथ का भी सेम वही करेंगे, सेम वैसे करके स्टेबल ग्रोथ का भी हम निकालेंगे। बस यहाँ पर ध्यान रखिएगा 2:3 है, यानी डेट 2 रुपया है तो इक्विटी 3 रुपये है, यानी डेट 2/5 हुआ, इक्विटी 3/5 हुआ। तो हमने इक्विटी निकाला 14% आर एफ प्लस आर ए माइनस आर एफ इंटू बीटा, और कॉस्ट ऑफ डेट तो मैंने आपको बताया पोस्ट टैक्स वाला ये रहा, है ना। तो मैं क्या करूंगा, इक्विटी में 3/5 लगाऊंगा और डेट में 2/5 लगाऊंगा, करके मैंने 12% निकाल लिया। यानी स्टेबल ग्रोथ पीरियड का कॉस्ट दोनों का मिला के, क्योंकि फर्म का वैल्यू निकल रहा है ना, डेट और इक्विटी दोनों का मिला के कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है और आपका हाई ग्रोथ का 13% है। अब मेरी बात सुनिए जरा, मुझे मैं यहां पर जो निकाल रहा हूं 375.32 को पुल कर रहा हूं, ये कौन सा पुल कर रहा हूं ये मैं पुल कर रहा हूं 5th ईयर एंड सो ऑन का। ये मैं पुल कर रहा हूं कब का आपको पता है, ये मैं 5th ईयर एंड सो ऑन का पुल कर रहा हूं मैं यहाँ पर, है ना। 5th ईयर 6th ईयर 7th ईयर, यानी 5th ईयर एंड सो ऑन आगे का सारा कैपिटलाइजेशन हो रहा है, यानी ये स्टेबल वाला है, और स्टेबल वाले का रेट क्या है 12% है। तो हम क्या करेंगे, इसे 12% से पुल करेंगे, -10% का ग्रोथ लगाएंगे, तो ये आपका वैल्यू यहाँ पर आके बैठ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन सबको, ये सारी जो फिगर दिख रहे हैं, फर्स्ट ईयर को पुल करना है, सेकंड ईयर को पुल करना है, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का कैश फ्लो पुल करना है, और ये वाला भी पुल करना है, ये जो कि 5th ईयर एंड सो ऑन से आया। अब पहला 4 साल तो हाई ग्रोथ पीरियड का आपका रेट क्या था 13% मैंने निकाला था ना, तो हम क्या करेंगे बताएं, इसे 13% से पुल करेंगे। इंडिविजुअल है इसलिए 1.13 लेंगे, 13% नहीं 1.13 लेंगे क्योंकि इंडिविजुअल है। ये भी इंडिविजुअल है, 1.13 टू दी पावर 2 हो जाएगा सेकंड ईयर से 0th ईयर, ये भी 1.13 टू दी पावर 3 हो जाएगा थर्ड ईयर से 0th ईयर, और ये दोनों इकट्ठा एक साथ कर लेंगे ना, एक साथ इकट्ठा कर लिया हमने क्योंकि सेम ईयर पे ही आपका, और इसे हम पुल करेंगे टू दी पावर 4 से 1, क्योंकि इंडिविजुअल आइटम है। ऐसे करने पर हमारा क्या आएगा, वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाएगा हमारा। तो मैंने फटाफट से रिवाइज कराया और मैंने सारे पॉइंट्स भी बताई दिए आपको लगभग कि कैसे क्या करना है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ गया है। बस ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर रेवेन्यू और ईबीआईटी 20% से बढ़ रहा है हाई ग्रोथ पीरियड में, तो उसके बीच के सारे आइटम्स भी हाई आपके 20% से ही बढ़ेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ जैसे डेप्रिसिएशन हमारा माइनस हुआ है इसलिए हम ऐड बैक कर रहे हैं, पर कैपिटल एक्सपेंडिचर के टाइम हम डेप्रिसिएशन का पैसा तो खर्चा कर रहे हैं, साथ में एडिशनली भी खर्चा कर रहे हैं, लेकिन स्टेबल ग्रोथ पीरियड में सिर्फ डेप्रिसिएशन का पैसा ही खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर बोल दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर और ऑफसेट बाय डेप्रिसिएशन। वर्किंग कैपिटल चेंजेस हमेशा सेल बढ़ेगा तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंगली 25% दिया हुआ, तो 25% वर्किंग कैपिटल चेंजेस आएगा। वैल्यूज निकालेंगे, और ये जो 5th ईयर वाले स्टेबल जहां से होता है वहीं से हम पुल करते हैं इकट्ठा, यानी 5th ईयर से स्टेबल हुआ, पहले 4 साल स्टेबल नहीं था, 5th ईयर से स्टेबल हुआ, इसलिए 5th ईयर एंड सो ऑन का हमने एक साथ इकट्ठा पुल किया, क्योंकि स्टेबल जब तक नहीं होगा तब तक हम इकट्ठा ऐसे पुल नहीं कर सकते, हमने इसलिए इकट्ठा पुल किया और फिर बाद में हमने वैल्यू ऑफ द फर्म निकाल लिया। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 अब डिस्कस करते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन रेस्पेक्ट टू WXY लिमिटेड विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट 20% फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। इस क्वेश्चन को थोड़ा फटाफट करेंगे। देखिए 3 ईयर्स तक 20% से ग्रो करेगा, आफ्टर विच स्टेबल हो जाएगा 8%, यानी हाई ग्रोथ में 20% 3 साल तक, और फिर स्टेबल ग्रोथ होगा 8% जिंदगी भर परपेचुइटी तक। देखिए ये आपको इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ है ये आपका बेस इन्फॉर्मेशन है, ध्यान में रखिए, बेस इन्फॉर्मेशन है ये। रेवेन्यू दे दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया 3000 करोड़, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बता दिया 2250 करोड़, कैपिटल एक्सपेंडिचर बता दिया 750 करोड़, और डेप्रिसिएशन बता दिया 600 करोड़, और बोला कि डेप्रिसिएशन जो है ना इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मैं बता दूं डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डेप्रिसिएशन नहीं होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ही होगा। तो हम यहाँ पर इसका ब्रेकअप बता सकते हैं कि ये जो 2250 है ना, ये जो 2250 है आपका, इसका डेप्रिसिएशन आपका 600 है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रिसिएशन 1750 हो गया, और बाकी का 600 डेप्रिसिएशन हो गया, है ना। ये अदर एक्सपेंसेस हो गया 1750, मैंने ब्रेकअप कर दिया यहाँ पर इसका। अब आगे देखिए, ड्यूरिंग हाई ग्रोथ पीरियड रेवेन्यू और ईबीआईटी 20% से ग्रो करेगा, मतलब रेवेन्यू और ईबीआईटी के बीच के सारे आइटम्स 20% से ग्रो करेंगे, मतलब सीओजीएस भी 20% से ग्रो करेगा रेवेन्यू के बीच का, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी 20% से ग्रो करेगा, इसके अंदर डेप्रिसिएशन भी 20% से ग्रो करेगा, है ना। यानी रेवेन्यू और ईबीआईटी के बीच के सारे आइटम जो है वो 20% से ग्रो करेंगे, ये हमें समझ में आ गया।
फिर आगे देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर नेट ऑफ डेप्रिसिएशन विल ग्रो एट 15%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नेट ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन का तो खर्चा आप करोगे, जो करोगे डेप्रिसिएशन का तो खर्चा आप करोगे, इसके अलावा एडिशनली जो आप खर्चा करते हो वो 15% से ग्रो करेगा। जैसे देखिए बेस ईयर में आपने 600 करोड़ का आपका डेप्रिसिएशन था, 600 करोड़ का डेप्रिसिएशन था, पर आपने खर्चा तो 750 करोड़ किया, यानी डेप्रिसिएशन का तो पैसा खर्चा किया आपने यहां पर डेप्रिसिएशन का पैसा तो खर्चा किया, एडिशनली 150 करोड़ और खर्चा किया ना आपने, तभी तो 750 हुआ। यानी अपार्ट फ्रॉम 600 जो कि डेप्रिसिएशन का खर्चा था, डेप्रिसिएशन से तो मशीन खरीदोगे, आपने एक्स्ट्रा 150 करोड़ का खरीदा, तो आगे जाके आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन जितना अमाउंट बनेगा वो तो आप खर्चा करोगे मशीन पे, ये भी 150 करोड़ भी आपका खर्चा होगा, प्लस इस पे 15% का हाइक होके खर्चा होगा। यानी कहने का मतलब, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर नेट ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन का पैसा मशीन पे खर्चा कर, इसके अलावा जो नेट है वो नेट 15% से ग्रो करेगा। मतलब ये 150 की बात कर रहा है, बेस में 150 खर्चा किया था, तो फर्स्ट ईयर में आप क्या करोगे, 150 प्लस 15% यानी 172.5 खर्चा करोगे, एडिशनली अलग से मशीन पे खर्चा करोगे। सेकेंड ईयर पे 172.5 पे 15% और मिला के 198.37 आएगा। एक बार देख लेता हूं, परफेक्ट निकाला। तो यहां पर थर्ड ईयर में फिर से आपका 3 साल ही, ज्यादा नहीं 3 साल ही, 198.37 इंटू 1.15 228.12, तो 3 साल ही आपका हाई ग्रोथ पीरियड है। उसके बाद तो स्टेबल आ जाए ना, तो हमेशा करते मत जाना, 3 साल ही करना है, क्योंकि 3 साल ही हाई ग्रोथ है। फिर देखिए चौथे साल से क्या हो रहा है, चौथे साल से इन्होंने बोला कि रेवेन्यू और ईबीएटी 8% से ग्रो करेगा, मतलब रेवेन्यू और ईबीएटी के बीच के सारे आइटम 8% से ग्रो करेंगे, इसके बीच में डेप्रिसिएशन भी होता है वो भी 8% से ग्रो करेगा, एंड इंक्रीमेंटल कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी ऑफसेट बाय डेप्रिसिएशन। अच्छा, मतलब फोर्थ ईयर एंड सो ऑन से आपका जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा ना, वही आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे, अलग से आप नहीं करोगे, यानी ये आगे जाके खर्चा और नहीं होने वाला है। जो डेप्रिसिएशन होगा, यानी डेप्रिसिएशन ऑफसेट हो रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब जितना डेप्रिसिएशन उतना ही कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे। यहां पर आपको मेहनत कम करने को दिया, कहा कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमेशा 15% लेना, चाहे स्टेबल चाहे हाई हो, फर्क नहीं पड़ता, टैक्स रेट 30% दिया हुआ है आपको। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आसान वे में हो जाएगा। देखिए फर्स्ट ईयर का मैं पहले बात करता हूं, फर्स्ट ईयर में रेवेन्यू हमारा कितना होगा, 75 यूनिट है, बता दिया कि हाई ग्रोथ में 20% से रेवेन्यू और ईबीआईटी ग्रो करेगा, तो 75 यूनिट में मैंने क्या किया, 20% जोड़ दिया, 75 यूनिट प्लस 20% 9000, सीओजीएस भी 20% से ग्रो करेगा, 3000 प्लस 20% 3600 हो जाएगा। और फिर आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ब्रेकअप है हमारे पास, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1750, डेप्रिसिएशन अलग से 600 का है, तो 1750 पे 20% बढ़ा दीजिए, आएगा 1980 आएगा, देख लीजिए 1750 इंटू 1.20, 1750 इंटू 1.20। अच्छा कुछ गड़बड़ किया क्या यहाँ पर, 20% से तो बढ़ना चाहिए था, इसके बीच का सारा आइटम मैंने पहले कैसे लिया, रुक जाओ 600, अच्छा ये गलत लिया, 1650 होगा, ये गलती से लिख दिया था यहाँ पर, 1650 होगा, अब आ जाएगा 1650 इंटू 1.20, हाँ ठीक है, फिर से करा देता हूँ, इंटू 1.20, 1980 आ रहा है, ये 1650 था वो, ठीक है, हमने गलती से 1750 लिखा, तो 1650 आपका प्लस 20% आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गया, डेप्रिसिएशन भी 20% से ग्रो करेगा, 600 है, 600 प्लस 20% कितना, 720। तो देखिए रेवेन्यू और ईबीएटी के बीच के सारे आइटम 20% से ग्रो करेंगे। अब देखिए आप इसका करोगे ना टोटल, तो ईबीएटी 2700 आएगा, और क्रॉस चेक भी कर सकते हो गलती हुआ कि नहीं हुआ। देखिए आगे ईबीआईटी कितना था, अच्छा यहाँ पर ईबीआईटी दिया हुआ नहीं, अगर ईबीआईटी दिया हुआ रहता आपका निकाल लो, यहाँ पर निकाल सकते हो, यहाँ पर 75 मिनट माइनस 3000 कितना होगा, 4005 मिनट, 4005 मिनट माइनस 2250, यानी 2250 बचेगा, है ना, 2250 ये हो गया, और 2250 में आप क्या करोगे, ये आपका 2250 पे आप टैक्स दे दोगे, टैक्स यहाँ पर नहीं है क्या, टैक्स है, हमें ईबीआईटी तो निकालना है, इस पर तो टैक्स होगा ही नहीं, इंटू 1.20, 2700, क्या 2700 आया, जी हाँ आया हमारा, परफेक्ट है। तो 2700 हमारा आया, 20%, यानी ईबीआईटी भी 20% से ग्रो कर रहा है, क्योंकि यहां पर ईबीआईटी आया था 2250, है ना, बिना टैक्स के, ईबीआईटी तो बिफोर टैक्स होता है, और इस पर आप 20% यहाँ पर भी हाइक हो रहा है, आप देख सकते हो 2700 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने ईबीआईटी निकाला, अब इस पर हम टैक्स दे देंगे,
अब इस पे हम क्या करेंगे, टैक्स दे देंगे 30% का, तो 70% हमारा नॉपेट होगा। और ये डेट और इक्विटी दोनों का मिला के होता है, क्योंकि हम फर्म का वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पर। नॉपेट में आपको याद है हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं, तब हमारा नॉर्मल कैश फ्लो आता है। अब हम क्या करेंगे, खर्चा करेंगे, मशीन खरीदने पर खर्चा करेंगे, और कोई वर्किंग कैपिटल चेंजेस है तो वो भी करेंगे। दो चीजें करते हैं, कैश फ्लो नॉर्मल निकालने का दो ही चीज करोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर और वर्किंग कैपिटल। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आप दो खर्चा करोगे, एक तो डेप्रिसिएशन जो है वो खर्चा हो गई, साथ में एडिशनली भी खर्चा करोगे। तो डेप्रिसिएशन कितना है, ये रहा 720 का आपने डेप्रिसिएशन माइनस किया, तो ये भी आप यहाँ पर ऐड करोगे, ये आप ऐड करोगे यहाँ पर, ये तो हमने ऐड किया था। और इतना हम बाद में खर्चा भी कर देंगे, इतना बाद में हम खर्चा भी कर देंगे मशीन खरीदने पर। इसके अलावा ये जो मैंने निकाला ना 172.5, ये भी आप खर्चा करोगे, है ना, ये भी आप खर्चा करोगे। और वर्किंग कैपिटल चेंजेस इन्होंने बता दिया 25% आपका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। तो रेवेन्यू हमारा कितने से बढ़ रहा है, 7500 और 9000, यानी 15 रेट से रेवेन्यू बढ़ रहा है, 15 रेट का 25% 375 का वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी आपका आ जाएगा। तो फ्री कैश फ्लो हमारा आ गया। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, एक साल का रिपीट कर दूंगा आराम से। रेवेन्यू माइनस सीओजीएस माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस डेप्रिसिएशन, सब में 20% का हाइक हो रहा है, ईबीएटी आ गया। अब हम नॉपेट निकालेंगे टैक्स देने के बाद। नॉपेट में हम डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देते हैं, है ना, ये ऐड बैक कर देंगे हम यहाँ पर। क्यों ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि कैश फ्लो निकाल सके। अब हम खर्चा करेंगे, मशीन खरीदने पर खर्चा करेंगे, जितना डेप्रिसिएशन ऐड बैक किया उतना मशीन खरीद लेना, मशीन खरीद लेना उतना। इसके अलावा एडिशनली भी खर्चा करते हो हाई ग्रोथ में, तो एडिशनली हमने खर्चा कितना किया, पिछले साल 150 किया था, अब इस पे 15% ग्रोथ होगा, क्वेश्चन ने बताया था। तो 150 प्लस 15% यानी 172.5 आप क्या करोगे, अलग से कैपिटल एक्सपेंडिचर नेट ऑफ डेप्रिसिएशन हम इसे कहते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर नेट ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन के अलावा एक्स्ट्रा सब इतना करो, और वर्किंग कैपिटल चेंजेस आपने माइनस कर दिया। आप चाहते तो यहाँ पर एक चीज कर सकते थे, नॉपेट आपने निकाला, ना ही डेप्रिसिएशन को ऐड करो और ना ही उसका खर्चा दिखाओ। आप चाहते तो ये ओमिट कर सकते हो, चाहो तो ये ओमिट कर सकते हो यहाँ पर, और यहाँ पर भी देखिए ये चाहो तो आप ओमिट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मतलब हम डेप्रिसिएशन, हम नॉपेट निकालेंगे, उसमें डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे, दो लाइन आपका एक्स्ट्रा जा रहा है। बस आप सेफ हैंड्स में ही रहना और देख लेना, यानी ईबीएटी आप निकालने के बाद एक बार ऐड कर दो डेप्रिसिएशन, फिर आप उतना खर्चा कर देते हो, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये कर दिया हमने यहाँ पर। अब ऐसे ही सेम हम सेकंड ईयर में करेंगे। अब देखिए सारा चीज 20% से ग्रो करेगा हमारे यहाँ पर, ये भी है ना, और इधर अल्टीमेटली वही डेप्रिसिएशन ऐड बैक होगा। हम टू द एक्सटेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ये तो खर्चा करेंगे, हमने कार्ड भी दिया, चाहो तो कर सकते हो। और वर्किंग कैपिटल चेंजेस हम माइनस करोगे, और ये तो मैंने फिगर निकाल ही रखा है यहाँ पर ऑलरेडी, देखिए ये फिगर मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है। तो इस तरीके से थर्ड ईयर में भी करोगे। लेकिन फोर्थ ईयर ऑनवर्ड से कुछ और हो रहा है, फोर्थ ईयर ऑनवर्ड से रेवेन्यू और ईबीएटी 8% से ग्रो कर रहा है, यानी रेवेन्यू और ईबीएटी के बीच के सारे आइटम 8% से ग्रो करेंगे। तो देखिए मैंने रेवेन्यू को 8% से बढ़ाया, मैंने क्या किया, ये वाला पे 8% जो रहा है ये आ जाएगा, ये वाला पे 8% जो रहा है ये आ जाएगा, ये वाले पे 8% जो रहा है ये आ गया, ये वाले पे 8% जो रहा है ये आ गया। क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि ईबीआईटी और रेवेन्यू दोनों 8% से ग्रो कर रहा है, तो अल्टीमेटली ये वाला भी 8% से जोड़िए आएगा, और इधर से भी प्लस माइनस करोगे आएगा। तो मैंने ईबीआईटी निकाल लिया। अब मैं टैक्स देख के नॉपेट निकालूंगा। नॉपेट में हमें पता हम डेप्रिसिएशन ऐड बैक करेंगे, कितना, ये वाले करेंगे। पिछले साल का 8% डेप्रिसिएशन भी तो बढ़ेगा, क्योंकि ईबीआईटी 8% से बढ़ रहा है, तो उतना डेप्रिसिएशन ऐड बैक करोगे, और मशीन में खर्चा भी उतना ही करोगे। और क्या एक्स्ट्रा से खर्चा करोगे, नहीं करोगे, क्योंकि इन्होंने बता दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफसेट हो रहा है स्टेबल वाले में, स्टेबल ग्रोथ में कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफसेट हो रहा है आपका। और वर्किंग कैपिटल चेंजेस जितना आपका सेल में चेंज आया है इसका 25%, जितना सेल में चेंज आया उसका 25% आपका वर्किंग कैपिटल चेंजेस का खर्चा है। तो इससे हमारा फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म आ जाएगा ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 का। और ये ईयर 4 का हमने निकाला यहाँ से, जबकि स्टेबल है तो हम इसे इकट्ठा पुल कर लेंगे, 4 ईयर्स एंड ऑनवर्ड्स इकट्ठा पूरा पुल कर लेंगे। तो ये मैंने ले लिया, डिवाइड बाई आर ई माइनस जी जैसे करते हैं वैसे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% दिया हुआ, ग्रोथ स्टेबल में 8% है जिंदगी भर। तो ये मैं करूंगा तो जिंदगी भर का मेरा आ जाएगा प्राइस, और ये आके बैठेगा कहाँ, एक साल पहले, यानी ये थर्ड ईयर में आके बैठेगा। अब थर्ड ईयर में आके बैठ गया, अब मैं क्या करूंगा, इन सबको इंडिविजुअली पुल कर लूंगा, और इसे कौन से रेट से पुल करूंगा, 1.15 टू द पावर 1, ये वाला 1.15 टू द पावर 2, और ये वाला 1.15 टू द पावर 3, ये दोनों का मिला के एक साथ हमने कर लिया। और ये करेंगे तो वैल्यू ऑफ द फर्म हमारा आ जाएगा। और ये ध्यान रखिए ये रिप्रेजेंट कर रहा है बोथ डेट एंड इक्विटी, इसमें दोनों डेट और इक्विटी दोनों का पैसा है। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 25 भी हमारा हो गया। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 27 डिस्कस करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। एबीसी लिमिटेड यहाँ पर क्या कराना चाहता है पता है, अपना कंपनी का शेयर का वैल्यूएशन कराना चाहते हैं, क्योंकि फिलहाल जो 66 रुपीज़ दिया हुआ है ये श्योर नहीं है। तो ये आपसे मदद मांगना चाह रहा है, कह रहा है कि हमारे शेयर का वैल्यूएशन बताइए। देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, डेट बता दिया आपको 1934 लाख का डेट है,
तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डेट हमें पता है कितने का 1934 लैक्स का डेट है। और आउटस्टैंडिंग आपका नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 75 लाख नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है और शेयर का प्राइस अभी दिया हुआ है 66। तो हमारे पास कोई चारा नहीं, हम इसी से इक्विटी का वैल्यूएशन निकालेंगे, इक्विटी का नेटवर्थ निकालेंगे कितना है, क्योंकि डेट इज टू इक्विटी रेशियो चाहिए ना हमें। तो यानी मैं कहना चाहता हूँ 66 पर शेयर और 75 लाख आउटस्टैंडिंग शेयर्स यानी 4950 का इक्विटी है। तो यहाँ पर ये हमें पता चला। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ अभी यहाँ पर कि जो डेट हमारे फंड है 1934 का और इक्विटी फंड है हमारा 4950 का, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा डेट रेशियो है यानी वेट ऑफ डेट हम कह सकते हैं ना, दोनों का मिला के टोटल कितना होगा, दोनों का मिला के देख लेते हैं 1934 प्लस 4950 6884, यानी डेट है आउट ऑफ 6884 1934 का डेट है और इक्विटी हमारा हो जाएगा 4950 है आउट ऑफ 6884। इससे हमारा क्या आएगा, वेट्स आ जाएगा, डेट और इक्विटी का हमारा वेट्स आ जाएगा यहाँ पर। चलिए ये हमने देखा। अब आगे हम देखते हैं, आगे यहाँ पर अब देखिए इन्होंने पेट हमें बता दिया 17.2 लाख का पेट है इन्होंने हमें बताया, और ईबीआईटी भी इन्होंने हमें 245 लाख का दिया और इंटरेस्ट भी बता दिया हमें। आपको पता है यहाँ पर इन्होंने टैक्स रेट नहीं दिया, तो हमें टैक्स रेट निकालना पड़ेगा। हम कैसे करेंगे, हमें पता है ईबीआईटी 245 है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, और माइनस हम इंटरेस्ट का खर्चा माइनस कर देंगे तो ईबीटी आ जाएगा। अब ईबीटी हमें मिल गया ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करने पर, और पेट इन्होंने दिया हुआ है, देखिए ना पेट भी इन्होंने 17.2 दिया हुआ है, तो इससे हमें पता चल गया दोनों का डिफरेंस, यानी 26.875 माइनस 17.2 आप करोगे 9.675 का टैक्स है हमारा। इससे हम टैक्स रेट निकालेंगे, मतलब हम 9.675 का टैक्स किस में दे रहे हैं, इसमें दे रहे हैं ईबीटी में, 26.875 में हम दे रहे हैं, ये तो फिर निकलेगा पेट आपका, तो आपका 36% का टैक्स रेट आएगा। चलिए ये हमने निकाल लिया 36% का टैक्स रेट आएगा। चलिए अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट क्या, जिससे हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल सके, क्योंकि ये तो आपको चाहिएगा। तो यहाँ पर अब देखिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16% दिया हुआ है, ये तो पोस्ट टैक्स ही होता है क्योंकि इसमें ऐसे भी टैक्स बेनिफिट नहीं होता है। अब कॉस्ट ऑफ डेट हमें नहीं दिया हुआ, तो कॉस्ट ऑफ डेट मैंने क्या क्या निकाल ली, यहाँ पर मैंने क्या कहा कि यहाँ पर इंटरेस्ट का खर्चा हमारा लग रहा है 218.125 का इंटरेस्ट का खर्चा हमारा, और डेट फंड कितना 1934, यानी 218.125 डिवाइडेड बाय 1934 इंटू 100 करेंगे तो 11.28% हमारा क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ डेट आएगा। पर ये प्री टैक्स है क्योंकि इंटरेस्ट का एक्सपेंस तो पूरा का पूरा है ना यहाँ पर। लेकिन आपको पता है जैसे कि हम नॉपेट निकालते हैं तो उसमें हम ऑलरेडी इंटरेस्ट पे भी टैक्स का पेमेंट कर देते हैं, और इसी वजह से हम हमेशा पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट लेते हैं। तो यहाँ पर आपने जो निकाला है ये 36% का टैक्स रेट, मतलब आपका नेट ऑफ टैक्स 11.28% नहीं लगेगा, 64% ही लगेगा, क्योंकि 36% माइनस कर दीजिए आप, यानी 11.28 पे हम इसका 64% ही लेंगे, क्योंकि 36% हम हटा दे रहे हैं, यानी 7.219 आ रहा है, 7.219% नेट ऑफ टैक्स आ रहा है। तो चलिए ये हमने यहाँ पर नेट ऑफ टैक्स हमने निकाला, तो इसका हमें पता चला यहाँ पर ये जो वेट्स लगेगा, ये जो वेट्स लगेगा डेट रेशियो में, ये लगेगा 7.219% पे, और इस पे 16% लगेगा। तो हम अल्टीमेटली क्या करेंगे, इसी से वेट निकाल के वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल देंगे हम यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देखिए मैं करूँगा 7.2192 इंटू 1934 डिवाइडेड 6884, मैंने वेट्स लगा दिया तो ये आ रहा है 2.028 आ रहा है, प्लस उधर वाला 16% इंटू 4950 डिवाइडेड 6884, ये आ रहा है 11.5049, यानी 5 ले लेते हैं हम, तो यानी कितना आ गया 13.533% आ रहा है हमारा, है ना। हम देख लेते हैं यही है क्या 13.533%। हाँ देखिए 13.54% हमारा 533% है, परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसे राउंड ऑफ में 13.54% भी पकड़ सकते हो। तो ये हमने पकड़ा। अब यहाँ पर मेन मुद्दे की बात करते हैं हम। चलिए हमने यहाँ पर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वगैरह भी निकाली, तो अब निकाल ही लोगे। यहाँ पर अब देखिए इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर बताया हमें 234.4 लाख, और डेप्रीशिएशन भी बताया 234.4 लाख ही हो रहा है, यानी 2009 में इन्होंने जितना डेप्रीशिएशन था उतना ही खर्चा किया, एक्स्ट्रा से कोई खर्चा नहीं किया। लेकिन यहाँ देखिए ना ग्रोथ रेट बताया 8% और 6% का, 2010 से 2014 तक आपका ग्रो करेगा, यानी ईबीएटी सील वगैरह ग्रो करेगा, है ना 8% से, और 2014 के बाद 6% से ग्रो करेगा। फिर आगे फ्री कैश फ्लो हमें बता दिया 2014 ऑनवर्ड्स, ये एक्चुअली 2014 ही 2015 की बात कर रहा है, 14 ऑनवर्ड्स मतलब 14 से शुरुआत होगा, 14-15 की बात कर रहा है, यानी ईयर एंड 2015 का ये फ्री कैश फ्लो डायरेक्टली आपको दे दिया। अब यहाँ पर ये लाइन इंपॉर्टेंट है, द कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एक्सपेक्टेड टू इक्वली ऑफसेट बाय डेप्रिसिएशन इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर में आपका अगले साल से
हमारे ऐसे भी करंट ईयर में भी जितना डेप्रिसिएशन था उतना ही हमने खर्चा किया कैपिटल एक्सपेंडिचर का, आगे भी वही होगा, ऑफसेट हो जा रहा है। मैंने आपको बताया था ना, ऑफसेट मतलब जितना डेप्रिसिएशन उतना ही कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्चा कर दोगे। और साथ ही साथ 2014 में आप क्या करोगे, 30% डेट का भी पेमेंट करोगे, क्योंकि डेट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन बाय 30% है, मतलब 30% डेट का पेमेंट भी आप करोगे। तो चलिए अभी हम आराम से सबसे पहले फ्री कैश फ्लो निकालते हैं। इसके लिए हम किसका सहारा लेंगे, ईबीआईटी का सहारा लेंगे। तो ईबीआईटी कितना है आपका फिलहाल, 245 लाख का ईबीआईटी है। लेकिन देखिए ग्रोथ आपका 8% का होगा, तो सब में ग्रोथ 8% का होगा, तो ईबीआईटी भी आपका 8% से बढ़ेगा, यानी 245 लाख पे इंटू 1.08 करूंगा, कितना आ रहा है, 264.6 आ रहा है। मैंने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 264.6। फिर वापस से इस पे इंटू 1.08 करूंगा, ये आएगा 285.768। फिर इस पे इंटू 1.08 करूंगा, ये आएगा 308.629। फिर इंटू 1.08 करूंगा, ये आएगा 333.319। फिर वापस से इंटू 1.08 करूंगा, यानी पहले 5 साल तक 2010 से 2014 तक बता दिया उन्होंने, 2000 से 2014 तक 8% से ग्रो करेगा हमारा। चलिए 2015 का हम नहीं करेंगे काम, क्योंकि इसका सीधा फ्री कैश फ्लो दिया हुआ है। तो आप देखिए ईबीआईटी हमें पता है, इस पे हम क्या करेंगे, टैक्स 36% हटा देंगे तो 64% नॉपेट बचेगा, तो सीधा हमने 64% नॉपेट निकाल दिया। ये वाला लाइन जो है ना यहाँ आएगा। चलिए तो हमने निकाल दिया यहाँ पर नॉपेट, नॉपेट हमारा आ जाएगा इतना। नॉपेट मतलब आपने ईबीआईटी में दोनों में टैक्स दे दिया, ये डेट और इक्विटी दोनों का पैसा है बिफोर टैक्स, और हम पूरे पे टैक्स देते रहे, तो नॉपेट हमारा आ जाएगा इतना। अब हमें पता है नॉपेट पे हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं, तो डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे नॉपेट पे तो कैश फ्लो आएगा आपका। फिर आप क्या करोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा करोगे, वर्किंग कैपिटल चेंजेस का खर्चा करोगे। लेकिन आप देखिए ना, यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन का खर्चा होगा उतना ही आप क्या करोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दोगे, क्योंकि क्वेश्चन ने बताया था ना कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफसेट हो रहा है ना, टू द एक्सटेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफसेट बाय डेप्रिसिएशन हो रहा है। मैं चाहता तो मैं डेप्रिसिएशन ये वाला लिख सकता था, 234.4 लिखता, लेकिन प्लस 8% करके, क्योंकि ईबीआईटी 8% से ग्रो करेगा तो ऊपर का भी मान लेंगे सारा 8% से ग्रो करेगा। मैं चाहता तो डेप्रिसिएशन लिखता, फिर बाद में उतना ही माइनस करता, तो मेहनत क्यों करे। और आईसीए ने भी नहीं किया, आईसीए ने भी इन दोनों लाइन को हटा ही दिया। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन जितना ऐड करोगे उतना ही कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा करोगे, तो यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा, इसका कोई रोल ही नहीं है। तो इसलिए हम इन दोनों को हटा दे रहे हैं। अब बच्चा क्या, सिर्फ वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो यहाँ पर इन्होंने हमें बता दिया कि आपका, इन्होंने हमें बताया वर्किंग कैपिटल फिलहाल 44 लाख आपके पास पड़ा हुआ है। ये चेंजेस नहीं, वर्किंग कैपिटल फिलहाल 2009 में 44 लाख का पड़ा हुआ है। अब देखिए अगर 8% से ग्रो करेगा तो वर्किंग कैपिटल भी तो 8% से हमें चाहिएगा, है ना। तो वर्किंग कैपिटल भी 8% से ग्रो करेगा आपका, तो हमें मतलब 44 लाख का 8% ग्रो करेगा तो वर्किंग कैपिटल भी हमें उतना चाहिएगा। तो हम क्या करेंगे, 44 लाख का 8% ले लेंगे पहले। तो 44 लाख का अगर मैं 8% लूँ तो कितना आ रहा है, 3.52 आ रहा है। ये मैंने 3.52 ले लिया। अब आगे ये क्या होगा, ये भी 8% से ग्रो होते जाएगा आपका। तो यहाँ पर फर्दर 3.52 पे आप 8% बढ़ाएंगे, 3.801 आएगा, फिर 8% बढ़ाएंगे ये आएगा, फिर 8% बढ़ाएंगे ये आएगा। तो ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी आप आराम से संभाल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो यहाँ पर आप देखिए सिंपल सी बात है, ईबीआईटी से नॉपेट निकाला, फिर वर्किंग कैपिटल लेना, क्योंकि ये दो तो कोई काम का ही नहीं है आपका, है ना। इसको मैं यहाँ पर भी काट ही देता हूँ, कोई काम का नहीं है, ठीक है। सीधा वर्किंग कैपिटल चेंजेस माइनस किया, और याद है आपको डेट का रीपेमेंट होगा 30%, तो 30% यानी कितना, 1934 आपका डेट है, इसका 30% आप रीपेमेंट करोगे, यानी 1934 का 0.3 आप 580.2 का रीपेमेंट करोगे 2014 में, तो पैसे जाएंगे इतने। तो आप देखिए 2014 में 5th ईयर में 580.2 का पैसा जा रहा है आपका, इतना पैसा आपका चला जाएगा, ये माइनस पे है, ध्यान रखिएगा, इतना पैसा चला जाएगा। ये करने पर आपका फ्री कैश फ्लो आ जाएगा हर साल का। देखिए यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि जितना आपका कैश फ्लो हो रहा है उससे ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो यहाँ नेगेटिव आ रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया था 2015 का, तो इन्होंने सीधा फ्री कैश फ्लो बता दिया 240.336 आपका सीधा, और आगे जाके आपका कोई ग्रोथ भी नहीं होने वाला है ना। हाँ सॉरी होने वाला ग्रोथ पर 6% का ग्रोथ होने वाला, स्टेबल हो जाएगा। ये नहीं मानेंगे जिंदगी भर स्टेबल 6% का ग्रोथ चलेगा आपका। तो यहाँ पर 2015 के बाद 6% का ग्रोथ स्टेबल चलेगा। अब मेरी बात एक सुनिए, 2014 के एंड में आप रीपेमेंट कर रहे हो डेट का, अगर 2014 के एंड में आप रीपेमेंट कर दोगे डेट का, तो ऐसा सिचुएशन में 2014 के एंड में पेमेंट होगा, तो 2015 ऑनवर्ड्स आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बदला जाएगा ना, क्योंकि अब आपका 1934 नहीं रहेगा, डेट का फंड 1934 नहीं है, डेट का फंड
1934 माइनस करके होगा आपका 1353 हो गया, ये 1353.8 हो जाएगा आपका डेट का फंड, और इक्विटी का फंड इतना है, तो डेट रेशियो और इक्विटी रेशियो बदल जाएगा और ये दोनों बदल जाएगा, तो इसका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बदल जाएगा। ये मैं आपको कराऊंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर अब इस क्वेश्चन से देख लीजिएगा सीधा, यहाँ पर आप देखिए डेट का फंड आपका इतना हो जाएगा, क्योंकि 30% पेमेंट कर दिया, इक्विटी तो वही रहेगा, और ये जो आपका रेट है ये हमने निकाला हुआ है नेट ऑफ टैक्स, और ये वाला भी निकाला हुआ है, वेट्स लगाएंगे तो 14.11% आएगा हमारा, यानी ये 14.11% मैं सीधा यहाँ से ले रहा हूँ, क्योंकि आप ये आराम से निकाल लोगे ये। तो आप सुनिए मेरी बात, ये तो 2015 एंड सो ऑन का होगा रेट, 2014 के एंड में पेमेंट कर रहे हो ना, तो 2015 से आपका 2015 के बिगिनिंग से आपका बदल जाएगा। तो अब 2015 एंड सो ऑन का फ्री कैश फ्लो आपका ये रहा, तो ये मैंने इकट्ठा पुल करना है, तो मैंने क्या कहा कि रिक्वायर्ड 14.11% हम लेंगे, जो कि नया वाला हमने निकाला है, और माइनस ग्रोथ रेट तो 6% चल रहा है ना 2015 एंड सो ऑन से, तो इसको हम खींचेंगे तो ये आके एक साल पहले आके बैठेगा, यहाँ पर आ गया 2963। अब ये दोनों तो सेम ईयर पे, तो मैंने इसका नेट लिख दिया यहाँ पर, और ये जो इंडिविजुअल है ये सारे इंडिविजुअल पता है कौन से रेट से पुल होंगे, जो हमने निकाला था ना 13.54%, यानी ये वाला होगा 1.1354 टू द पावर 1, ये 1.1354 टू द पावर 2, ये 1.1354 टू द पावर 3, ये 1.1354 टू द पावर 4, और ये वाला 1.1354 टू द पावर 5 से आप पुल करोगे। आगे का बस यहाँ पर 14.11 से हुआ, क्योंकि ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2050 एंड सो ऑन का इकट्ठा आपने पुल किया, तो वहां पर ये रेट लिया, लेकिन 2014 से पहले का रेट तो 13.54% ही है। तो इस तरीके से सारा पुल करने पर आपका वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाएगा। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, देखिए वैल्यू ऑफ द फर्म इतना आएगा, हमें तो इक्विटी शेयर का वैल्यू निकालना है। वैल्यू ऑफ द फर्म कब का, जीरोथ ईयर का, जीरोथ ईयर का वैल्यू ऑफ द फर्म है 1925.416। अब मेरी बात सुनिए, डेट का रीपेमेंट तो फिफ्थ ईयर में करोगे, जीरोथ ईयर में तो आपका डेट लाइबिलिटी कितना है, पूरा का पूरा 1934 ही है, जीरो ईयर में डेट का लाइबिलिटी 1934 आईसी ने पहले गलत कर रखा था, अब ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन में उन्होंने सही किया, तो 1934 जो आपका डेट का लाइबिलिटी है ये आपका माइनस हो जाएगा यहाँ पर। तो हम देख रहे जितना फर्म का वैल्यू है उससे ज्यादा तो डेट लाइबिलिटी हमारा, यानी इक्विटी का वैल्यू नील नेगेटिव आ रहा हमारा। और जैसे कि मैं पता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स का लाइबिलिटी ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट रहता है, तो ये आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जैसे अगर हम शेयर प्राइस निकालेंगे, हम कहेंगे इतना का नेगेटिव है और नंबर ऑफ शेयर्स 75 लाख, तो नेगेटिव आ रहा है, पर नेगेटिव हो नहीं सकता, तो शेयर का प्राइस क्या होगा, जीरो होगा हमारा। शेयर का प्राइस हम जीरो माने, हालांकि लेकिन रियल वर्ल्ड में शेयर का प्राइस ऐसे जीरो नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स को देख के होता है, तो शेयर का प्राइस ऐसा नहीं जीरो होगा आपका, क्योंकि वैल्यू खड़ी है यहाँ पर बिजनेस का। पर फिर भी यहाँ पर आपका शेयर का प्राइस हमने क्या निकाला, जीरो निकाला। तो अल्टीमेटली आपको मैं बता दूं आपको क्या करना है, आपको 2 बार वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना। सबसे पहले आप टैक्स रेट निकालेगा, टैक्स रेट निकालने के बाद आप इंटरेस्ट का रेट निकाल लीजिएगा नेट ऑफ टैक्स, और उसके बाद आप क्या करोगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों एक साथ ही निकाल लीजिएगा। ये सारा काम करने के बाद, मतलब मैं अगर आपको यहाँ पर स्टेप्स लिखाने की कोशिश करूं मैं, है ना, तो पहले आप निकालोगे क्या, टैक्स रेट निकालोगे, फिर आप इंटरेस्ट रेट यानी कॉस्ट ऑफ डेट निकालोगे, है ना, ये आपने निकाला, एंड इसके बाद आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 2 बार निकालोगे, दोनों 2014 से पहले का 2014 के बाद का। फिर आप बनाओगे क्या, फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म आप निकालोगे, एंड ये निकाल लिया, और फिर बाद में तो हो गया आपका फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म निकाला, फिर आ गया आप वैल्यू ऑफ शेयर निकाल लोगे आप यहाँ पर। तो ये स्टेप्स आपका रहेगा, इस तरीके से आपको करना है, और उम्मीद आप आराम से मैनेज कर लोगे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला बस ध्यान रखिएगा 2015 का है, एंड बाकी सारी चीज़ें ठीक है, यहाँ पर सब कुछ परफेक्ट है। बस ये डेट का पेमेंट हो रहा है, तो ये स्टार दे दीजिएगा यहाँ पर, यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, बाकी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, बस हो जाएगा। ये वाला पार्ट थोड़ा ध्यान देना है, ये वाला पार्ट थोड़ा ध्यान देना है आपको, बाकी कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक मत कीजिएगा, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका अपने आप ही कट जाएंगे, तो इसका कोई काम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 27 में हमने फटाफट से रिवाइज कर लिया। क्वेश्चन नंबर 29 हम रिवाइज करेंगे, एंड 29 और क्वेश्चन नंबर 30 दोनों सेम है, एक क्वेश्चन कर लेने से हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, अ वैल्यूएशन डन ऑफ एन एस्टैब्लिश्ड कंपनी बाय वेल नोन एनालिस्ट हैज एस्टिमेटेड अ वैल्यू ₹500 लाख, यानी ये वैल्यू ऑफ द फर्म हो गया, ये 500 लाख की वैल्यू ऑफ द फर्म मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है। बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड फ्री कैश फ्लो फॉर द नेक्स्ट ईयर, आज की नहीं बता रहा, नेक्स्ट ईयर की बता रहा, मतलब फ्री कैश फ्लो फॉर द ईयर 1 है ये 20 लाख, तो यहाँ पर फ्री कैश फ्लो फॉर द ईयर 1 20 लाख दे दिया, और एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट भी हमें बता दिया 5% का, ग्रोथ भी 5% का बता दिया। तो आपको पता है यहाँ पर हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं पता, हम निकाल सकते हैं। देखिए ये तीनों डेटा से हम आराम से निकाल सकते हैं, जैसे कि वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होता है, फ्री कैश फ्लो ईयर 1 डिवाइड बाई वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस ग्रोथ, जैसे D1 बाई RE माइनस G, वैसे इसका ही है हमने लगाया। फर्म का वैल्यू लिख दिया 500 लाख ये वाला,
फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म लिख दिया हमने, ग्रोथ भी 0.05 यानी 5% हमने लिख दिया, 0.05 ही है यानी 5% लिख दिया हमने। अब WACC हमें निकालना है, यानी ये इधर चला जाएगा 20/500 आ जाएगा, फिर प्लस 0.05 इधर चला जाएगा, अल्टीमेटली ये 9% आ जाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या, ये डेट और इक्विटी का वेटेड है, दोनों का वेट लगा के 9% आया हमारा। अब देखिए क्वेश्चन ने हमें क्या बताया, क्वेश्चन हमें ये बताया कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो 12% है, और आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कितना है, 6% है। लेकिन यहां पर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आया 9%, तो मुझे वेट से जानना है कि डेट का कितना वेट है और इक्विटी का कितना वेट है। ऐसे तो साफ पता चला है कि 9% जैसे कि हमने निकाला है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और ये 12 और 6 का बीच का ही नहीं होता है, मतलब 50-50 वेट लिया, मुझे पता चल रहा है। पर फिर भी कि हर जगह पे पता नहीं चलेगा ना, तो हम कैसे लेंगे, तो हम ये समझ लेंगे कि मान लो हमने इक्विटी में जो पैसा लगाया वो डब्ल्यू है, और डेट में पैसा लगाया 1 - W है। मतलब मैं कह रहा हूं कि इक्विटी में पैसा लगाया वो क्या है, डब्ल्यू है, और डेट में पैसा लगाया वो क्या, 1 - W है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 12% मतलब क्या होता है, 0.212 ही होता है, 12/100 है ना, 0.12W प्लस 0.06, 1 - W ले लिया मैंने, और ये दोनों का मिला के कितना हो रहा है, 9% हो रहा है ना, 9% हो रहा है, जो कि हमने निकाला 0.09, ये रहा 9%। मतलब हम 12% में कुछ पैसा लगाएंगे, 6% में कुछ पैसा लगाएंगे, और हमारा आएगा तब 9%। इससे अब हमारा डब्ल्यू निकल के आ जाएगा, और डब्ल्यू आएगा 0.5। तो अब देखिए अगर हमारा इससे डब्ल्यू निकल के आ जाएगा, डब्ल्यू 0.5 होगा तो 1 - W भी 0.5 ही होगा। मतलब हमें पता चल चुका कि वेट्स दोनों का बराबर है। तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि डेट बाय इक्विटी 1/1 होगा? जी हाँ, मैं ये कह सकता हूँ डेट बाय इक्विटी 1/1 होगा, दोनों का 0.5 अरे 0.5 करोगे 1/1 ही तो हुआ, एक ही तो बात है, 1/1 ही हुआ हमारा, यानी डेट बाय इक्विटी 1/1 है। तो यहां पर इस तरीके से इसने किया। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि क्वेश्चन में हुआ क्या है। While going through the valuation procedure, you found that the analyst has made the mistake of using the book value debt and equity in his calculation. इसने डेट और इक्विटी के बुक वैल्यू में लेने में गलती कर दी। इसने क्या किया, बुक वैल्यू ले लिया। हालांकि हम तो मार्केट वैल्यू लेते हैं ना, कि मार्केट वैल्यू डेट का कितना है, मार्केट वैल्यू इक्विटी का कितना है, उसकी बेसिस में डेट इक्विटी रेशियो पता करते हैं। पर इसने बुक वैल्यू लेके कैलकुलेशन कर दिया। अब हमें डेटा दे दिया, इन्होंने बोला कि ये सारा डेटा दिया, और नीचे थर्ड वाला डेटा क्या दिया देखिए। हालांकि मतलब ये 1 इसने कैसे लिया, बुक वैल्यू लिया इसने, है ना, डेट भी बुक वैल्यू ले लिया, और डेट और इक्विटी का बुक वैल्यू सेम था। अब देखिए मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज 3 टाइम्स द बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी, वाइल द मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इज इक्वल टू द बुक वैल्यू ऑफ डेट। यानी कहा कि डेट का मार्केट वैल्यू तो सेम ही है, यानी 1 का 1 ही होगा, डेट का मार्केट वैल्यू तो सेम है, बट इक्विटी का मार्केट वैल्यू 3 गुना है। यानी कहने का मतलब ये, हमने तो सबसे पहले ये पता किया कि बुक वैल्यू डेट और इक्विटी का बराबर है, क्योंकि इसने जो वेट्स लिया वो बराबर लिए। तो मान लो बुक वैल्यू इसने 50 लिया, डेट का बुक वैल्यू मान लेते हैं 50 है, ये चलो 5000 मान लेते हैं डेट है, तो इक्विटी भी इसने क्या माना 5000, मतलब बुक वैल्यू दोनों का बराबर है। पर कहा कि बुक वैल्यू तो जो है वही मार्केट वैल्यू चलेगा, लेकिन मार्केट वैल्यू इक्विटी का जो है, डेट का बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू सेम है, पर इक्विटी का जो मार्केट वैल्यू 3 गुना है। तो यानी ये कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा ना, यानी 5,000 डेट है तो इक्विटी 15,000 है, यानी 1/3 का रेशियो हो गया यहाँ पर। तो डेट बाय इक्विटी क्या हो गया, डेट बाय इक्विटी हो गया 1/3। मतलब डेट रेशियो अगर मैं कहूं, अगर 1 रुपया डेट है तो 3 रुपया इक्विटी है, तो टोटल डेट और इक्विटी मिला के कितना हुआ, 4 रुपया हुआ। तो आउट ऑफ 4 रुपया 1 रुपया डेट है और 3 रुपया इक्विटी है, यानी 1/4 और 3/4 हमने निकाला। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि डेट रेशियो 0.25 है, 25% है, और इक्विटी रेशियो 0.75 यानी 75% है। तो अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डेट दिया हुआ इन्होंने 6% और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ है 12%, मैं लगा दूंगा। तो मैं अब नया रिवाइज वाला निकालता हूं, यहाँ पर मैं निकालूंगा नया रिवाइज WACC। मैं कहूंगा इक्विटी का रेट कितना है, कहाँ गया, इक्विटी 12% है, डेट 6% है, तो इक्विटी 12% है, डेट 6% है। इक्विटी का वेट है 0.75 और डेट का वेट है 0.25, है ना। तो ये हमने निकाला, 12 का 0.75 क्या होगा, 9% होगा, और 6 का 0.25 होगा 1.5%, यानी 10.5% हमारा रियल में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा। पहले जो उसने लिया था वो गलत था। अगर हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये होगा, तो आपका वैल्यू ऑफ द फर्म रिवाइज्ड वाला क्या होगा, ये होगा फ्री कैश फ्लो फॉर द ईयर 1 तो 20 होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10.5% होगा, ग्रोथ आपका 5% वही होने वाला है। हाँ, तो हमारा आएगा कितना, 20 डिवाइडेड 0.055, ये 363.63 आएगा।
ये आपका वैल्यू ऑफ द फर्म होगा 363.63 लाख। हालांकि इन्होंने जो लिया 500 लाख ये गलत है, ये बुक वैल्यू के हिसाब से लिया तो गलत है ये। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। पहले तो मैंने क्या किया, डेटा से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला 9%। लेकिन इसने क्या किया, इसने कैलकुलेशन करते समय बुक वैल्यू ले लिया डेट और इक्विटी का, ना कि मार्केट वैल्यू लिया। तो हमने पता किया 9% इसने लिया, तो 9% से हम ये पता करेंगे कि इसने बुक वैल्यू और वेट्स क्या क्या लिया। बुक वैल्यू लिया चले ठीक है, वेट्स क्या क्या लिया, तो 12% इक्विटी है, 6% डेट का कॉस्ट है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कुछ पैसा यहाँ लगाया, कुछ पैसा यहाँ लगाया, तो तब आपका 9% आएगा। तो W इंटू 6%, सॉरी W इंटू 12% लिया, प्लस 1 माइनस W इंटू 6% ले लिया मैंने, और इक्वल मैंने 9% माना। अकॉर्डिंगली मुझे पता चला वेट्स दोनों का बराबर है, मतलब बुक वैल्यू ऑफ डेट इज इक्विवेलेंट टू बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी है, यानी डेट बाय इक्विटी क्या हो गया, 1/1 हो गया, है ना। लेकिन आपका क्वेश्चन ने बता दिया कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 3 टाइम्स है बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी से, तो यानी आपका इक्विटी बन गया 1 की जगह 3 और डेट 1 की जगह 1 ही रहेगा, यानी 1/3 हुआ आपका। यानी डेट रेशियो आपका 1/4, इक्विटी रेशियो 3/4 है, मतलब डेट रेशियो 25%, इक्विटी रेशियो 75%। अब ये 75% और 25% का वेट लगा कि हमने नया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला, और उसके बाद हमने क्या किया, फाइनली वैल्यू ऑफ द फर्म नए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से वैल्यू ऑफ द फर्म निकाल लिया। तो यानी क्वेश्चन नंबर 30 आप आराम से खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एंड ये दोनों क्वेश्चन आपका आराम से मैनेज हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 फटाफट से डिस्कस करते हैं, और ये क्वेश्चन करने पर हमारा ऑलमोस्ट वैल्यू ऑफ द फर्म से रिलेटेड क्वेश्चन से हो जाएंगे। ये क्वेश्चन अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आना चाहिए, एंड मेरे टाइम ये क्वेश्चन आया था जब मैंने एग्जाम दिया था। चलिए डिस्कस करते हैं। एबीसी कंपनी इज कंसिडरिंग अ न्यू सेल्स स्ट्रेटेजी दैट विल बी वैलिड फॉर द नेक्स्ट 4 years. दे वांट टू नो द वैल्यू ऑफ द न्यू स्ट्रेटेजी। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ईयर विच इज जस्ट एंडेड इज अवेलेबल। तो देख सकते हो अब सेल्स का वैल्यू दिया हुआ है 20,000, ग्रॉस मार्जिन 20% का है, फिर आपका एडिशनल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपका 10% का है, तो आपका पीबीटी आएगा पता है कितना। देखिए आप सेल पे 10-20% मार्जिन कमाओगे, फिर उस पर और 10% का खर्चा कर दोगे, तो पीबीटी तो 10% ही आएगा, और फिर 30% आप टैक्स दे दोगे, तो पेट आपका बचेगा कितना, 7%। और आप देख सकते हो 20,000 का 7% अगर आप करोगे तो 1400 आएगा, एंड ये रहा 1400 यहाँ पर आपको दिख रहा है। फिर आगे बैलेंस शीट में आपको बता दिया फिक्स असेट्स 8000 का है, एंड 4000 का करंट एसेट्स है, इक्विटी फंड ही है, यानी यहाँ पर कोई डेट फंड नहीं है, कोई भी डेट फंड नहीं है, यहाँ पर डेट का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है, मतलब डेट फंड नहीं है, सिर्फ इक्विटी फंड है। अब मेरी बात सुनिए, मैंने नोपेट में क्या बताया था आपको, मैंने नोपेट का मतलब ये बताया था, नोपेट में क्या होता है, डेट भी होता है और इक्विटी भी होता है, यानी पेट प्लस आपका इंटरेस्ट दोनों रहता है। लेकिन जबकि यहाँ पर डेट फंड है ही नहीं, तो हम ये कह सकते हैं नोपेट इज इक्वल टू व्हाट, पेट। हम नोपेट ही पेट मान लेंगे, मतलब मैं पेट कह रहा हूँ मतलब समझ जाइएगा मैं नोपेट ही कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट है ही नहीं। फिर आगे इन्होंने क्या कहा, अगर ये स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करते हैं, मतलब 4 साल तक वैलिड है, लेकिन ये 4 साल के अंदर वैलिड है, 4 साल के अंदर ये काम चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा, उसके बाद सरकार बदल जाएगी, मान लीजिए काम नहीं करेगा। लेकिन आप स्ट्रेटेजी को जिस दिन से अडॉप्ट करोगे ना, 3 साल तक ये स्ट्रेटेजी काम करेगी, 20% से 3 साल तक ये स्ट्रेटेजी आपकी ग्रो करेगी। बाकी ग्रोस मार्जिन रेशियो सेम रहेगा, यानी सेल्स जैसे जैसे बढ़ेगा खर्चा भी उतना ही बढ़ेगा, और आपका पीबीटी सेम रहेगा, पैट सेम रहेगा। कहने का मतलब यही है, ग्रोस मार्जिन रेशियो सेम रहेगा, मतलब मार्जिन आपका स्टिल 10% ही रहेगा आगे भी। एसेट टर्नओवर रेशियो भी सेम रहेगा। इसका मतलब क्या, ये सारे अनचेंज रहेंगे। एसेट टर्नओवर रेशियो मतलब क्या पता है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर सेल्स 20,000 है और आपका फिक्स एसेट्स 8,000 है, मतलब 40% सेल्स का 40% हमारे पास एसेट रहता है, जितना हम सेल करते हैं उसका 40% हमारे पास एसेट रहता है, क्योंकि 20,000 का सेल में 8,000 का एसेट है, फिक्स एसेट, यानी 40% हमारे पास एसेट रहता है। और एसेट का है फिक्स या करंट नहीं का, मतलब दोनों आपका मेंटेन करना है। और करंट एसेट देखिए 4,000 है जब आपका 20,000 सेल है, यानी आपका ये फिक्स एसेट्स 40% ऑफ सेल है और करंट एसेट्स 20% ऑफ सेल है, और ये भी आपका मेंटेन रहना चाहिए, ये भी आपका मेंटेन रहना चाहिए, दोनों आपका मेंटेन रहेगा। चलिए ये हमने समझा। अब आगे देखते हैं, यहां पर आगे क्या बोला, इनकम टैक्स रेट भी चेंज नहीं रहेगा। डेप्रिसिएशन बता दिया 10% नेट फिक्स एसेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अरे ऐसे भी डेप्रिसिएशन तो बिगिनिंग वाले वैल्यू पे तो लगाते हैं एंड में, है ना। और आपका रेट ऑफ रिटर्न, टारगेट रेट ऑफ रिटर्न बता दिया 15%। डिटरमाइन द इंक्रीमेंटल वैल्यू ड्यू टू एडॉप्शन ऑफ स्ट्रेटेजी। अब मेरी बात सुनिए जरा, मतलब इनका कहने का मतलब ये अभी सेल्स स्ट्रेटेजी लगाना चाहते हैं, मतलब फिलहाल इनका कोई सेल्स स्ट्रेटेजी नहीं है, फिलहाल इनका सेल्स स्ट्रेटेजी नहीं है, मतलब फिलहाल इनका नो ग्रोथ फर्म है। और नो ग्रोथ फर्म में मतलब आपका कोई सेल्स वगैरह भी नहीं बढ़ेगा, ये ध्यान में रखिएगा। इन केस ऑफ नो ग्रोथ फर्म कोई सेल्स वगैरह नहीं बढ़ेगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ना वो ऑफसेट हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन। मतलब जितना आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट, जितना आप खर्चा दिखाओ, जितना आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट होगा ना उतना ही आप मशीन खरीद लोगे। तो मेरी बात सुनिए जरा, मैंने जैसे पहले कहा नॉपेट इज इक्विवेलेंट टू पेट होता है, क्योंकि डेट फंड नहीं है, तो पेट आपका जो होगा
उसमें आप जो डेप्रिसिएशन ऐड करोगे उतना ही तो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दोगे। क्यों? क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफसेट होगा बाय डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ नो ग्रोथ फर्म, आर ऑफसेट बाय डेप्रिसिएशन। तो मेरा कहना ये है कि मान लीजिए 50 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन आपने ऐड किया, तो इतना 50 रुपीज़ आप खर्चा भी तो कर दोगे। तो आप यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर करने पर जो आपका फ्री कैश फ्लो आएगा, और यहाँ पर अगर सेल्स में कोई चेंज नहीं आएगा तो नो वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वो वर्किंग कैपिटल में भी चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि सेल्स में नो ग्रोथ में हम मानते हैं कि सेल वगैरह कुछ भी नहीं बदलेगा, जैसा है वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। तो ऐसा सिचुएशन में आपका वर्किंग कैपिटल में कोई बदलाव हुआ नहीं आएगा। कैपिटल जो आपका एक्सपेंडिचर करोगे वो भी डेप्रिसिएशन के हद तक ही करोगे। तो मतलब पेट अगर मान लीजिए 500 है, उसमें 50 ऐड होगा तो 50 आप मशीन का खर्चा भी कर दोगे, तो स्टिल आपका 500 ही तो रहेगा। यानी कहने का मतलब ये है, इन केस ऑफ नो ग्रोथ फर्म फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म जो वो इक्विवेलेंट टू पैट ही हो जाएगा, आपका पैट ही हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर जो पैट लिखा हुआ है इन्होंने, क्या मैं इसे फ्री कैश फ्लो कह सकता हूँ? नो ग्रोथ में, जब नो ग्रोथ फर्म है तो यही आपका फ्री कैश फ्लो हो गया। कैसे? क्योंकि ये पैट है और पैट ही नौ पैट है हमारा, हमें पता चला। इस पे जितना डेप्रिसिएशन ऐड होगा उतना ही कैपिटल एक्सपेंडिचर कर देंगे मशीन का। यानी अल्टीमेटली देखा जाए तो आपका फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म ये रहेगा, कब? नो ग्रोथ फर्म में। क्योंकि हमें यहाँ पर पता है क्या करना है, प्री स्ट्रेटेजी पोस्ट स्ट्रेटेजी दोनों निकाल के मैं इंक्रीमेंटल वैल्यू पता करना है। मैं तो रिवाइज करा रहा हूँ यहाँ पर, मुझे पता कर बिगिनर को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, कम ही समझ में आएगा, बट आपने पहले किया हुआ है तो आपको समझ में आएगा सारा चीज। तो प्री स्ट्रेटेजी आप देखिए, यहाँ पर प्री स्ट्रेटेजी की बात करूँ, मैं वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म क्या है, पैट ही होगा, मैंने बताया। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा, क्योंकि डेट फंड यहाँ पर है नहीं, और ग्रोथ तो नो ग्रोथ फर्म में प्री स्ट्रेटेजी में कोई ग्रोथ ही नहीं है, प्री स्ट्रेटेजी में कोई ग्रोथ ही नहीं, तो ग्रोथ अब क्या होगा, जीरो होगा। यानी पैट बाई के ही हम करेंगे, यानी 14 रेट का पैट है और 15% रिक्वायर रिटर्न दिया हुआ है, हमारा प्री स्ट्रेटेजी का वैल्यू आ गया है ना। ये आपका क्या है, प्री स्ट्रेटेजी का वैल्यू है, प्री स्ट्रेटेजी का वैल्यू हमने निकाली, मैंने फटाफट आपको निकाल दिया। यानी सिंपल सी बात है, प्री स्ट्रेटेजी आप यहीं से निकाल देना, 1400 डिवाइड बाय 15% करोगे, आपका प्री स्ट्रेटेजी आ जाएगा। मैं फिर से यहाँ पर लिख दे रहा हूँ शॉर्टकट में, एग्जाम के लिए तो शॉर्टकट होना चाहिए ना। 1400 बाय 15% यानी 933.33, ये आपका प्री स्ट्रेटेजी हो गया, यहाँ पर हमने निकाल के छोड़ दिया। अब हम बात करेंगे पोस्ट स्ट्रेटेजी की। तो पोस्ट स्ट्रेटेजी में आप देखिए, सेल्स का हमें पता है, सेल्स आने वाले 3 साल तक 20% से ग्रो करेगा, आने वाला 3 साल तक। तो देखिए मेरा जो सेल्स है, पहले कितना था सेल्स, 20,000 का सेल्स था, तो 20,000 का सेल्स 20% से ग्रो करेगा, मतलब ये 20% से ग्रो करेगा, 20% से ग्रो करेगा, 20% से ग्रो करेगा, लेकिन थर्ड ईयर के बाद नहीं करेगा, थर्ड ईयर के बाद सेम रहेगा, थर्ड ईयर के बाद सेम रहेगा, क्योंकि 3 साल तक ही 20% से ग्रो करेगा। यानी पहले साल 20% बढ़ा है, दूसरा साल तीसरा साल 20% बढ़ा है, पर चौथे साल वैसा का वैसा ही रहेगा, कोई चीज़ नहीं आएगा। जैसे प्रॉफिट मार्जिन रेशियो सेम रहेगा, तो पीबीटी स्टिल आपका 10% ही रहेगा और पैट आपका स्टिल 7% ही रहेगा। तो आप सीधा 24,000 का 7% भी करोगे तो भी आपका आंसर आएगा, ये है ना। ये 7% ऑफ सेल ले सकते हो आप, 7% ऑफ सेल आप लोगे तो आ जाएगा आपका। चलिए मैं यहाँ पर इसे रब कर दे रहा हूँ यहाँ पर फटाफट से। तो यहाँ पर अब देखिए पेट हम आराम से निकाल लेंगे, पेट हमने निकाल लिया। अब जैसे कि पेट मैंने कहा ये पेट है, यही नो पेट है, क्योंकि यहाँ पर डेट फंड नहीं है, हम डेप्रीशिएशन यहाँ पर ऐड करेंगे, डेप्रीशिएशन जो भी फिगर होगा वो डेप्रीशिएशन हम ऐड करेंगे। चलिए और मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, जितना आप डेप्रीशिएशन ऐड करोगे ऑब्वियस सी बात है उसका उतना आप कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आपको करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि डेप्रिसिएशन जितना आप ऐड करोगे उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर भी उतना आप खर्चा कर दोगे। ये तो करोगे, मतलब डेप्रिसिएशन जितना ऐड करोगे उतना तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा करोगे। साथ ही साथ जितना से आपका सेल्स बढ़ेगा ना, जितना से आपका सेल्स बढ़ेगा उतना भी आपको उस पर भी आपको 40% लाना पड़ेगा। क्यों? मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको क्या कहा था कि फिक्स एसेट जो है ना वो सेल का 40% रहना चाहिए, सेल का 40% रहना चाहिए। तो मेरा कहना ये, सेल का 40% रखने के लिए एक तो जो डेप्रिसिएशन आपने किया है, क्योंकि सेल बढ़ रहा है, गिर तो नहीं रहा, तो जो आपने डेप्रिसिएशन किया उतना तो आप खर्चा करोगे ही करोगे। मैं एक और ऑल्टरनेट तरीका बताऊंगा, ये सिंपल है, मतलब जितना डेप्रिसिएशन ऐड बैक हुआ उतना ही आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे। साथ ही साथ जितना से आपका सेल वैल्यू बढ़ रहा है उसका 40% भी आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, क्यों? तभी आपका 40% मेंटेन होगा, क्योंकि ये 40% ऑफ सेल्स मेंटेन होना चाहिए ना आपका। तो हम देखेंगे 20,000 का सेल था, अभी 24,000 का सेल हो गया, यानी 4,000 का सेल बढ़ा, 4,000 का 40% कितना होता है 1,600, यानी एक्स्ट्रा से 1,600 का भी हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। यानी ये तो हमने डेप्रिसिएशन का भरपाई किया और जितना सेल बढ़ा उसका 40% भी हमने खर्चा किया। फिर नेक्स्ट ईयर में भी आप क्या करोगे, यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है, जबकि मैंने आपको कहा कि यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन वगैरह सब कुछ सेम है,
प्रॉफिट मार्जिन वगैरह सब कुछ सेम है, तो डेप्रिसिएशन भी तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर अगर सब कुछ 20% से बढ़ रहा है तो डेप्रिसिएशन भी तो 20% से बढ़ेगा आपका, है ना। और यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करूँ, हाँ, और यहाँ पर तो 10% के हिसाब से पहले वाला 800 जो मैंने निकाला, ये तो कैसे निकाला, मुझे यहाँ पर दिया हुआ 8000 का वैल्यू और 10% का डेप्रिसिएशन बता दिया, तो 8000 का 10% कितना होता है, 800 होता है। 8000 का 10% 800 होता है। मैं चाहता तो ये ऐसे भी निकाल सकता हूँ, मैं कहूँगा कि देखिए मेरा 8000 था, उसमें से मैंने 800 का डेप्रिसिएशन किया, तो 7200 मेरा मशीन का वैल्यू बचा। स्लो ले लेता हूं, यहां पर मैं थोड़ा स्लो कर देता हूं। मैंने कहा 8000 का मेरा एसेट का वैल्यू था, इसमें मैंने 800 का डेप्रिसिएशन किया, तो बचा कितना, 7200। और मैंने 16 का नया से खरीदा भी तो है 9600, यानी यहां पर मेरा 9600 बन रहा है। और आप देख लीजिए 9600 का 40% ये अगर है, क्योंकि 40% 9600 का 40% आप कर लीजिए, 24,000 आ रहा है। तो देखिए 24,000 ही तो हमारा सेल है, क्योंकि 24,000 40% मेंटेन होना चाहिए, यानी एंड में 9600 रहेगा, तो आगे जाके डेप्रिसिएशन 960 में लगाएंगे, है ना। और या फिर आप सीधा 20% आप बढ़ा सकते हो। तो मैंने जितना डेप्रिसिएशन मेरा ऐड हुआ उतना मैं खर्चा करूंगा, इसके अलावा मेरा सेल जितना से बढ़ा, यहाँ पर 4800 से सेल बढ़ रहा है, तो 4800 का 20% कितना आ रहा है, 960, नहीं सॉरी 40% लेंगे, 4800 का 40% हमें लेना है, यानी कितना आएगा 1920। तो ये 1920 से एक्स्ट्रा में और मशीन खरीद लूंगा, मतलब जितना से मेरा सेल बढ़ेगा उसका 40%, क्योंकि मुझे 40% ही मेंटेन करना है, तो यहाँ पर इतना मैं और खर्चा कर दूंगा। तो सेम थर्ड ईयर में भी मैं यही करूंगा, ऐसे करूंगा। और वर्किंग कैपिटल, यानी करंट एसेट की बात करें, करंट एसेट से तो वर्किंग कैपिटल हो गया, और करंट एसेट्स हमें कितना मेंटेन करना है, 20% ऑफ सेल। तो सेल जितना बढ़ेगा, पहले साल 4000 का सेल बढ़ा, 4000 का 20% 800 होता है, दूसरे साल 4800 से सेल बढ़ा, उसका 20% 960 होता है, आगे जाके जितना से सेल बढ़ा उसका 20% हमें करंट एसेट भी लाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, लेकिन फोर्थ ईयर में मैं आपको बता दूं, फोर्थ ईयर में आपका ग्रोथ फिर से खत्म, फिर से ग्रोथ खत्म। तो जो आपका डेप्रिसिएशन होगा जितना, उतना ही हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा करेंगे, और आपका अल्टीमेटली जो पेट है वही फ्री कैश फ्लो आएगा आपका। अब मैंने ये आपको थोड़ा सा, अगर आपको ये कम पसंद आया तो अब इसे काट दीजिए, अगर आपको ये मेरा थोड़ा सा कम पसंद है तो इसे काट दीजिए। मैंने क्या रखा, सिंपल सा हिसाब देखिए, ओपनिंग एसेट था 8000 का, इसमें से 800 का डेप्रिसिएशन हो गया, है ना, क्योंकि 800 का डेप्रिसिएशन हो गया, तो बचा कितना, क्लोजिंग 7200 बचा। अब मुझे बताइए मुझे कितना चाहिए, फर्स्ट ईयर में मुझे कितना एसेट चाहिए, मुझे 40% ऑफ एसेट चाहिए हमेशा। तो फर्स्ट ईयर में मुझे कितना चाहिए, 24,000 मेरा सेल है, इसका 40% मुझे मेंटेन करना पड़ेगा, यानी 24,000 का 0.4 40% मुझे मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब मेरा 9,600 होना चाहिए एसेट। तो देखिए मेरा है कितना, आफ्टर डेप्रिसिएशन 7200, पर होना चाहिए कितना, 9600। तो मैं एडिशन करूंगा 2400 का, तो ये इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग है, मतलब सब मिला के मुझे 2400 क्या करना पड़ेगा। ये देखिए इन दोनों का मिला दोगे तो 2400 ही आ रहा है आपका, 800 1600 जो पहले मैंने निकाला। तो 2400 का मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर करूंगा। फिर आगे जाके मेरा ओपनिंग बैलेंस 9600 होगा, इस पर डेप्रिसिएशन कितना होगा, 960 होगा। तो ये जो डेप्रिसिएशन 960 है ये हम ऐड कर दे रहे हैं यहाँ पर, एक तो ऐड तो होगा ही आपका। अब हम देखेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना करेंगे, तो आपका बैलेंस इतना बचता है, पर जो आपका सेल है, सेल कितना है आपका 28,800, 28,800 का 40% आपको, यानी 11,520 का आपका एसेट होना चाहिए। तो मैं कितना खरीदूं, 8640 माइनस 11,1,520 में इतना का एसेट खरीदूंगा, तो ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। और आप ये दोनों को मिला के देख लीजिए, ये दोनों को आप अगर मिला के देखोगे तो आपका 2880 आएगा, 2880 आपका आ जाएगा यहाँ पर। फिर आगे नेक्स्ट 11,1,520 ये हो रहा है, इस पर डेप्रिसिएशन 1152 होगा माइनस, ठीक है। और ये हमने माइनस किया होगा, ऑब्वियस सी बात है, पीबीटी में तो डेप्रिसिएशन माइनस किया होगा, हम ऐड बैक कर देंगे डेप्रिसिएशन पहले। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर हम कितना करेंगे, इतना बैलेंस है, लेकिन हमारा जो सेल है 34,560 का सेल है इस साल का, 34,560 का 0.4 मुझे चाहिएगा, यानी 13,824 मुझे चाहिए। तो मतलब मैं इतने का 3456 का मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर करूंगा। अब ये दोनों को टोटल कीजिएगा, 3456 आएगा आपका, यानी इतने का कैपिटल एक्सपेंडिचर मैं करूंगा और मेरा बैलेंस ही आ जाएगा। और आगे तो अब आपका स्ट्रेटेजी खत्म, अब आपका नो ग्रोथ फिर से चालू हो गया। तो 13,824 के बैलेंस में मैं 1382 का डेप्रिसिएशन हुआ, ये मैं ऐड बैक कर दूंगा पैट में, क्योंकि डेप्रिसिएशन पहले से माइनस हुआ है। और वापस से एडिशन भी इतना ही करूंगा टू द, यहाँ पर ऑफसेट होगा बाय डेप्रिसिएशन, क्योंकि अब ये ग्रोथ फेज खत्म, यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफसेट होगा। और आप देख भी सकते हो यहाँ पर सेल सेम ही है,
सेल आपका सेम ही है, यानी सेल बढ़ भी नहीं रहा है, तो आपका वो 40% भी मेंटेन हो जाएगा आपका यहाँ पर। यानी बस आप डेप्रिसिएशन जितना है उतना ही आप कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्चा करेंगे, अल्टीमेटली आपके फ्री कैश फ्लो सारे आ जाएंगे यहाँ पर। अब जैसे 2419.2 ये तो आगे जाके स्टेबल जिंदगी भर चलेगा ना, नो ग्रोथ, तो ये हम क्या करेंगे 15% से पुल कर देंगे, ग्रोथ तो है नहीं, तो हम इससे पुल करेंगे तो एक साल पहले आके बैठेगा, यहाँ पर आके बैठ गया। और फिर हम सारे को क्या करेंगे, जो हमारा रेट है 1.15 टू द पावर 1, 1.15 टू द पावर 2, 1.15 टू द पावर 3, और ये वाला भी 1.15 टू द पावर 3, ये दोनों थर्ड ईयर में हम पुल करेंगे, हमारा इतना बैलेंस आएगा। यानी देखा जाए तो पोस्ट स्ट्रेटेजी हमारा स्ट्रेटेजी लगाने पर हमारा इतना बैलेंस आ रहा है, पर बिना स्ट्रेटेजी के हमारा बैलेंस 9333.33 था, ये वाला था। तो पुराना वाला ज़्यादा अच्छा था ना प्री स्ट्रेटेजी, पोस्ट वाले में तो कम वैल्यू आ रहा है, यानी नुकसान है, मतलब स्ट्रेटेजी फाइनेंशियली वाइबल नहीं है। यानी कहने का मतलब ये कि यहाँ पर कहीं पर भी टफ कुछ नहीं था, एकदम शुरुआत से मैं आपको फटाफट से एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। सबसे पहले प्री स्ट्रेटेजी एकदम आसान है निकालना, पेट को ही सीधा आप कैपिटलाइज करेंगे, प्री स्ट्रेटेजी आ जाएगा। पोस्ट स्ट्रेटेजी के लिए मैंने आपको समझाया था, सेल्स आप लिख दीजिए 20%, 3 साल हाइक होगा, चौथे साल में हाइक नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा, चौथे साल से ग्रोथ खत्म। पीबीटी 10%, पेट आप सीधा 7% में निकाल सकते हो। इसमें डेप्रिसिएशन ऐड होगा, डेप्रिसिएशन का हिसाब पूरा यहाँ पर है, ये पूरा हिसाब यहाँ पर है, डेप्रिसिएशन ऐड होगा, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर हम करेंगे और वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो सीधा करंट एसेट्स का 20% आपको डालना है, सिंपल सी बात है, ये डालेंगे हमारा कैश फ्लो आ जाएगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में मैंने आपको दो तरीका समझाया था, एक तो सिंपल तरीका मैंने समझाया था, जितना डेप्रिसिएशन हो रहा है उतना आपका खर्चा होगा, ठीक है। तो इसके अलावा देखा जाए तो ये डेप्रिसिएशन एडलेस नहीं करते तो भी चलता, मैं ये नहीं करता, ये दोनों नहीं करता तो भी चलता, मैं पता क्या कर सकता था, मैं ये भी नहीं करता, मैं पता सिर्फ एकदम सिंपल तरीका क्या कर सकता था, मैं अपना सेल का 40% खर्चा कर देता, बस बात खत्म। यानी यहां पर पहले साल सेल हो रहा 4000 का 40% 1600 खर्चा कर देता, फिर 4800 का 40% 1920 खर्चा कर देता, फिर आगे का 3 साल खर्चा कर देता, बस बात खत्म। यानी मुझे कुछ भी नहीं करना था, मुझे बस यहाँ पर ना ही डेप्रिसिएशन एड बैक होता, ना ही उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस होता। यानी क्या, एक बार मैं आपको फटाफट से यहाँ पर दिखा दूँ एक चीज, चलिए यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1680212016 है, 16802016 है आपका पेट, और क्या है 2419.2, ये इसमें ना ही मैं ऐड करूंगा डेप्रिसिएशन, ना ही कैपिटल एक्सपेंडिचर करूंगा, ये दोनों सेम वाला करूंगा ही नहीं मैं यहाँ पर, मैं सीधा कैपिटल एक्सपेंडिचर करूंगा। सेल्स जितना बढ़ रहा है, क्योंकि जितना आपका डेप्रिसिएशन उतना तो खर्चा करोगे, सेल्स जितना बढ़ रहा है उसका 40%, तो सेल पहले साल 4000 बढ़ा, उसका 40% 1600 हो रहा है, फिर 4800 इसका 40% 1920 होगा, फिर आगे का आपका आएगा, जो भी आएगा उसका 2304 आएगा, ये खुद से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ये 2304 ये खर्चा करूंगा मैं, ये खर्चा क्या, वर्किंग कैपिटल, जो मेरा यहाँ पर करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स कितना है मेरा 4000 का 20% मुझे खर्चा करते रहना है। यानी यहाँ पर 800 होगा, यहाँ पर 960 होगा, और यहाँ पर 960 का 20% बढ़ा दीजिए, यहाँ पर 1152 होगा। अब ये करके देख लीजिए, आपका आंसर 100% आएगा। कितना सिंपल है, देखिए ये सिंपल हिसाब भी आप कर सकते हो, और मैंने अलग अलग हिसाब भी आपको बता दिया। उम्मीद है आप आराम से क्वेश्चन संभालोगे, अदरवाइज ये वाला तो आपके पास है ही, एंड इसका पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम में मिल ही जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हमने खत्म कर लिया फटाफट से। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे हमारे क्वेश्चन बैंक से। ये आपको स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन नंबर 10 मिलेगा, टेस्ट नॉलेज में, और ये सिक्योरिटी वैल्यूएशन में मिलेगा। तो आप पूछोगे क्यों यहाँ पर करा रहे हो कॉर्पोरेट वैल्यूएशन में, क्योंकि मुझे लगता है बेटर इसकी जगह यही है, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन ही, क्योंकि अभी जो हमने सारे क्वेश्चंस किए थे वैल्यू ऑफ द फर्म, उससे रिलेटेड ही है यहाँ पर ये। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ इन्होंने, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी दिया, बोला कि वैल्यू ऑफ शेयर निकालिए, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी दिया हुआ 290 करोड़, इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी दिया हुआ 1300 करोड़, पार वैल्यू ऑफ शेयर से ₹40, और डेट रेशियो बता दिया। डेट रेशियो मतलब डेट बाय डेट प्लस इक्विटी इन्होंने क्लियर भी किया, देखिए 27%। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए ये डेट रेशियो नहीं कहता, अगर ये डेट रेशियो की जगह डेट इक्विटी रेशियो कहता ना, तो बात कुछ और होती। अगर डेट इक्विटी रेशियो कहता तो मैं ऐसे लिखते, डेट बाय इक्विटी इक्वल 27%, यानी डेट बाय इक्विटी इक्वल 27/100, क्योंकि 27% मतलब 27/100 है। और इन सच केस डेट रेशियो आपका कितना होता है पता है, 27/100 प्लस 27, क्योंकि डेट 27 है, इक्विटी 100 है, तो 27/100 27 आपका डेट रेशियो होता, और इक्विटी रेशियो होता 100/100 27। लेकिन यहाँ पर इन्होंने डेट इक्विटी रेशियो नहीं कहा, इसलिए हम बच गए। यहाँ पर इन्होंने सिर्फ डेट रेशियो का है, और अगर डेट रेशियो का है ना 27%, मतलब डेट रेशियो इस बार 27%, मतलब ये डायरेक्टली ये वाला बता दिया इन्होंने। तो डेट रेशियो 27% है, मतलब इक्विटी रेशियो कितना होगा
73% होगा। मतलब मैं इतना क्लियर करना चाहता हूँ, डेट रेशियो का मतलब अलग होगा, डेट इक्विटी रेशियो का मतलब अलग होगा। तो चलिए हमें पता चल गया डेट रेशियो और इक्विटी रेशियो वगैरह दिया हुआ है हमें। फिर आगे लॉन्ग रन ग्रोथ रेट दिया हुआ है, देखिए 8% का ग्रोथ रेट दिया हुआ है। बीटा दिया हुआ है 0.1, आरएफ दिया हुआ है, आरएफ दिया हुआ है 8.7%, और मार्केट रिटर्न्स भी दे दिया हमें 10.3%। तो देखिए आरएफ दिया हुआ है, आरएम दिया हुआ है, आरएफ तो है ही, बीटा भी दे दिया, तो क्या हम रिक्वायर्ड नहीं निकाल सकते इक्विटी का? ये इक्विटी का आ जाएगा रिक्वायर्ड, तो हमने रिक्वायर्ड निकाल के छोड़ दिया 8.86%। फिर आगे देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बता दिया, डेप्रिसिएशन बता दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डेप्रिसिएशन 39 है, कैपिटल एक्सपेंडिचर 47। मैंने डेप्रिसिएशन के ऊपर अलग से 8 रुपीज़ और खर्चा करे, डेप्रिसिएशन का पैसा तो 39 खर्चा करेगा ये, इसके साथ साथ अलग से 8 रुपीज़ और खर्चा कर रहा है ये ग्रोथ के लिए। फिर आगे देखिए चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल भी हमें 3.45 बता दिया। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर ये डेट रेशियो का क्या काम है, मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर आप देखिए नॉपेट नहीं दिया इन्होंने, इन्होंने नॉपेट नहीं दिया, इन्होंने सीधा प्रॉफिट ऑफ द कंपनी दिया। और प्रॉफिट ऑफ द कंपनी का मतलब केस में इंटरेस्ट माइनस हो चुका है ना, इसमें इंटरेस्ट माइनस हो चुका है। और दूसरी बात आप बोलोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर डेट रेशियो हो गई नहीं, अरे डेट रेशियो दिया हुआ है ना, डेट है यहाँ पर, डेट है इसलिए तो डेट रेशियो दिया हुआ है। अब मैं आपको क्लियर कराना चाहता हूँ एक बात, जो हमने पहले क्वेश्चंस किया था ना, जो हमने पहले बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, मैं आपको बता दूं वहां पर जो हम क्या करते थे, नॉपेट निकालते थे, पेट और इंटरेस्ट दोनों का मिला के नॉपेट निकालते थे और कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करते थे। तो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्चा हो रहा है ना, अलग से डेप्रिसिएशन को छोड़ के वर्किंग कैपिटल का खर्चा हो रहा है, ये पैसा आपको पता है डेट वाले भी देंगे, इक्विटी वाले भी देंगे। अगर आप सोचो ना, अगर आप सिर्फ इक्विटी वालों से पैसा लेते हैं, डेट वालों से पैसा नहीं लोगे, तो डेट इक्विटी रेशियो बदल जाएगा आपका। तो आपको ये समझना है कि यहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा अभी, रिवीजन वीडियो बस आपको अभी के लिए एग्जाम के लिए ये समझ जाइए कि यहाँ पर जो हम पैसा देते हैं वो डेट वालों भी देते हैं और इक्विटी वाले भी देते हैं। नहीं देंगे तो डेट इक्विटी रेशियो बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो हम सिर्फ इक्विटी की बात कर रहे हैं ना, तो मेरा कहने का मतलब ये कि यहाँ पर भी डेट तो है ही, यहाँ पर भी डेट है ही। और तो जितना भी हमें पैसों की जरूरत होगी डेट वाले भी देंगे और इक्विटी वाले भी देंगे। हालांकि जबकि हम इक्विटी का मेजरमेंट कर रहे हैं तो हम इक्विटी का प्रोपोर्शन कितना वो पैसा लेके आएंगे वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए प्रॉफिट दिया हुआ है कंपनी का 290 करोड़, इक्विटी शेयर कैपिटल का वैल्यू बता दिया 1300 और पार वैल्यू ऑफ शेयर्स भी बता दिया। ये फेस वैल्यू एक शेयर है और ये टोटल शेयर कैपिटल है, तो इससे नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा ना। ये सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल, देखिए इक्विटी कैपिटल लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ये शेयर कैपिटल है, शेयर होल्डर फंड नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए 1300 का शेयर कैपिटल है और एक शेयर का फेस वैल्यू 40 रुपीज़ है, तो आपका 32.5 करोड़ शेयर्स हुआ ना। तो यहाँ पर मैंने निकाला नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितना है, 32.5 करोड़ शेयर्स हो गया हमारा, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग इतना हो गया। फिर आगे आगे आप देखिए यहाँ पर आगे हमें पता है 32.5 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स है। टोटल प्रॉफिट कंपनी ने कितना कमाया, हम चाहते तो प्रॉफिट बेसिस में भी कर सकते हैं, वहां से भी आंसर आएगा, मैंने क्लास में करवाया भी है। मैं अभी यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स ईपीएस के बेसिस में करूंगा। देखिए 290 करोड़ टोटल प्रॉफिट है कंपनी का और नंबर ऑफ शेयर से 32.5 करोड़, तो एक शेयर पे कितना कमाया, एक शेयर पे कंपनी ने कितना कमाया 290/32.5, यानी कंपनी ने एक शेयर पे कमाया 8.923 शेयर, ये अर्निंग पर शेयर हो गया। और यही हम क्या कहेंगे, पेट है, यही हम क्या कहेंगे, पेट है हमारा, है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ऐसा जैसे हमें पता है पेट में हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर टू द एक्सटेंट ऑफ डेप्रिसिएशन तो हम करेंगे ये से भी, है ना। उसके अलावा अलग से भी हमें खर्चा करना है। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, चलो डेप्रिसिएशन आप ऐड करोगे, फिर वापस से कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे टू द एक्सटेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, उसे एडलेस हम नहीं करेंगे, हम जो एडिशनल पार्ट है सिर्फ वही करेंगे। तो जीरो ईयर में आप देखिए, जीरो ईयर में आपका एडिशनल खर्चा कितना हो रहा है, 8 रुपीज़ एडिशनल हो रहा है। मतलब मेरा कहना है कि देखिए डेप्रिसिएशन में ऐड करूंगा कितना 39, तब मेरा कैश फ्लो आएगा जो भी आएगा। फिर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर करूंगा टू द एक्सटेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो 39 मेरा फिर से माइनस होगा। ये दो को मैंने हटा दिया। एडिशनल वाला जो अलग से सिर्फ करूंगा एडिशनल वाला, ये एडिशनल वाला 8 आएगा, बट ये 8 तो इक्विटी और डेट दोनों लेके आएंगे। तो इसमें हम 73%, जो हमारा इक्विटी रेशियो है ना 73% का, क्योंकि डेट रेशियो 27% है, तो 73% ही हम क्या करेंगे, हम खर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ इक्विटी की बात करें, इक्विटी का पोर्शन हम निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए 73% ही हम सिर्फ माइनस करेंगे यहाँ पर, यानी 8 रुपीज़ का 73% 5.84 माइनस होगा। ये आपको एग्जाम के लिए ध्यान में रखना है। और वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी 73% ही हम लेंगे, यानी जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा 8 रुपीज़, और जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस होगा, ये दोनों खर्चा आपका सिर्फ और सिर्फ इक्विटी का पोर्शन लीजिएगा। तो इक्विटी का पोर्शन कितना 73% और 73% हम ले लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए यही हमारा क्या कैश फ्लो नॉर्मल वाला,
इसमें हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन और कैपिटल एक्सपेंडिचर और वर्किंग कैपिटल चेंजेस माइनस करेंगे इक्विटी का पोर्शन, तो ये 0.5645 आएगा। अब मेरी बात सुनिए, ये तो बेस ईयर का इन्फॉर्मेशन है, यानी जीरो ईयर का इन्फॉर्मेशन है, तो ये भी आपका जो निकल के आएगा जीरो ईयर का निकल के आएगा। अब मुझे प्राइस निकालना है, तो प्राइस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, D1 बाई RE माइनस जी। वैसे फ्री कैश फ्लो फॉर द ईयर 1 ये इक्विटी का होगा, फ्री कैश फ्लो फॉर द इक्विटी होगा, ये इक्विटी हम निकाल रहे हैं, फ्री कैश फ्लो फॉर द इक्विटी निकाल रहे हैं। तो जीरो ईयर का है ये तो हमारा, तो हम क्या करेंगे, इसमें ग्रोथ लगा देंगे, तो फ्री कैश फ्लो फॉर द इक्विटी ईयर 1 का आ जाएगा। और डिवाइड बाई यहाँ पर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हम सिर्फ इक्विटी का निकाल रहे पोर्शन है ना, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी लेंगे हम और माइनस ग्रोथ कर देंगे यहाँ पर। तो 0.5645 पे हमने 8% ग्रोथ चढ़ा दिया, कैपिटल सॉरी रिक्वायर रेट हमने निकाल रखा है 8.86%, माइनस ग्रोथ हमने कर दिया, हमारा प्राइस आ गया, ये हम कर लेंगे। हम चाहें तो हम सीधा वैसे भी कर सकते हैं, जहाँ पर आप बोलोगे सर 290 करोड़ प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट 290 करोड़ आप सीधा ले सकते हो, इसमें आप माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे आप यहाँ पर, है ना। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर शेयर इन्होंने दिया हुआ है 8 रुपीज़ का, नंबर ऑफ शेयर्स हमने निकाला था ऑलरेडी 32.5 करोड़, तो 32.5 इंटू 8 ये करेंगे 260, इसका 73% ही तो हम लेंगे, यानी 189.8 हम यहाँ पर माइनस करेंगे, है ना। और वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी, वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना 3.45 है, तो 3.45 इंटू 32.5 करोड़ शेयर है, ये आ गया, है ना। इसका 73% ही तो हम लेंगे, यानी 81.851 ये हमने लिया। तो इससे हमारा आ जाएगा, क्या आएगा, फ्री कैश फ्लो फॉर द इक्विटी टोटल वाला आ जाएगा हमारा, यानी कितना आएगा 290 माइनस 189.8 माइनस 81.851, यार 18.349। अब देखिए हम कैसे निकालेंगे, 18.349 जो हमारा फ्री कैश फ्लो, ये तो जीरो ईयर का है, इस पर हम 8% चढ़ाएंगे और डिवाइड बाई 8.86% रिक्वायर रेट है, ग्रोथ है 8% का, तो इंटू में करूँगा 1.08 कर दिया मैंने, ये आ गया। और फिर डिवाइडेड बाई कर दूंगा 0.0086 नेट, इसका नेट, तो ये आ रहा है मेरा 2304.29, ये मेरा आ गया यहाँ पर, इतना आ गया मेरा, है ना। चलिए एक बार देख लेता हूँ, हाँ ये मेरा आ गया। अब मैं क्या करूँगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेट्स कर दूंगा 32.5 करोड़, देखिए 70.9 आ रहा है, पहले भी तो आया था 70.89, यहाँ पर 70.9 आ रहा है, यानी आप दोनों तरीके से कर सकते हो, चलेगा, आपका आंसर दोनों केस में ही आने वाला है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हमने डन कर लिया।